अस्सलाम वालेकुम। हम्म कल हमने रीनल एनाटॉमी और रीनल फिजियोलॉजी को थोड़ा सा डिस्कस किया था। आज रीनल फिजियोलॉजी का रिमेनिंग पोर्शन हम डिस्कस करेंगे। मैंने कल आपको रीनल एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम सारा डिटेल में पढ़ा दिया था। अब हम लोग आज मैंने आपको कहा था कि मैं थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट्स का डिटेल में बताऊंगी और एसिड बेस मेटाबॉलिज्म को हम पढ़ेंगे। एसिड बेस बैलेंस बॉडी में कैसे मेंटेन हो रहा है, एसिडोसिस क्या अल्कलोसिस क्या है। तो पहले थोड़ा लेट हो गया है, स्टार्ट करते हैं। जब पोटाशियम शिफ्ट फेस में है, हाइपोकेलीमिया क्या है, हाइपरकेलीमिया क्या है। हमें पता है कि मैंने आपको पिछले भी लेक्चर में पढ़ाया है कि इंट्रासेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट का मेन कंपोनेंट पोटाशियम होता है। वो आईसीएफ में ज्यादा है, उसकी नॉर्मल वैल्यू इसमें 151 मिलीमोल पर लीटर है। और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पोटाशियम की वैल्यू कम है, अराउंड 3.5 टू 5 तक जो है, या 5.5 तक। कुछ टेक्स्ट बुक कहती हैं कि 3.5 से 5.5 तक ये नॉर्मल है ईसीएफ में। अब जो हाइपोकेलीमिया हाइपरकेलीमिया है वो इसी पोटाशियम की ईसीएफ के अंदर कंसंट्रेशन है। अगर तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर इसकी कंसंट्रेशन 3.5 से कम हो गई है तो दैट मीन्स वो हाइपोकेलीमिया है। और अगर वो यही कंसंट्रेशन 5.5 से ज्यादा हो जाती है तो इसको हम हाइपरकेलीमिया की स्टेट कहते हैं। अब क्या वजूहात हैं जो ये हाइपोकेलीमिया हाइपरकेलीमिया करती हैं और ये हमारे लिए क्यों जरूरी है। सबसे बड़ी चीज ये कि ये इमीडिएट इफेक्ट आ जाएगा। पोटाशियम ऊपर नीचे होने से सबसे पहले हमारे हार्ट के रिदम पे इफेक्ट होगा। पेशेंट एरिथमियास में जाएगा, उसकी सडन डेथ हो सकती है। इसलिए पोटाशियम बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो पहले हाइपोकेलीमिया के कॉजेस पढ़ लेते हैं। हाइपोकेलीमिया का मतलब ये है कि पोटाशियम ईसीएफ में कम है, वो सेल्स के अंदर जा चुका है। ठीक है। अब यहाँ पे डायग्राम देखिए, इन्होंने इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट दिखाया हुआ है। ये इसका हाइड्रोजन पोटाशियम पंप यहाँ पे शो किया हुआ है और ये ईसीएफ है। ठीक है। तो अब हम इसके कॉजेस देखते हैं। पहला कॉज जो है वो हाइपोकेलीमिया का क्या है, हाइपोऑस्मोलैरिटी है। हाइपोऑस्मोलैरिटी क्या है, इसमें लिखा हुआ है कि सीरम हाइपोऑस्मोलैरिटी है। ऑस्मोलैरिटी किसी भी फ्लूइड के अंदर नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स को शो करती है। ठीक है। तो हाइपोऑस्मोलैरिटी का मतलब ये है कि ऑस्मोलैरिटी कम है उस पर्टिकुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट की। अब यहाँ पे हम ईसीएफ की ही बात कर रहे हैं। ईसीएफ की अगर हाइपोऑस्मोलैरिटी होगी तो हाइपोकेलीमिया जनरेट होगा। ये कैसे होगा, इसमें ये होता है कि जब हाइपोऑस्मोलैरिटी होगी वो ट्रिगर करेगी शिफ्ट ऑफ पोटाशियम आयंस कि वो ईसीएफ से जो है वो ऑस्मोटिक ग्रेडियंट की वजह से आईसीएफ में चले जाएं। ठीक है। एक्चुअली ये होता है, हाइपोऑस्मोलैरिटी तब होती है ना कि सोल्यूट्स कम हो जाएंगे, पानी बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो वाटर ज्यादा होने की वजह से ऑस्मोटिक ग्रेडियंट का डिफरेंस आएगा और पोटाशियम जो है वो आईसीएफ के अंदर शिफ्ट हो जाएगा। जब वो ज्यादा जाएगा तो पीछे ईसीएफ में उसकी कंसंट्रेशन कम होगी, जिसकी वजह से पीछे हाइपोकेलीमिया जनरेट हो जाएगा। बेसिकली ये ऑस्मोटिक ग्रेडियंट की वजह से होता है कि हमारा जो ईसीएफ है वो हाइपरटोनिक हो गया, वो बहुत डाइल्यूट हो गया, एक्सेस वाटर हो गया है। तो दोनों तरफ बैलेंस मेंटेन करने के लिए वो आईसीएफ के अंदर पोटाशियम को भेज देगा। अब सेकंड कॉज इसमें होता है एल्डोस्टेरॉन का। एल्डोस्टेरॉन हमारा, हम पढ़ चुके हैं चीज कि ये हाइपोकेलीमिया करता है। हाइपोकेलीमिया कैसे, क्योंकि इसने सोडियम और क्लोराइड की एब्जॉर्प्शन करवानी है, वाटर की एब्जॉर्प्शन करवानी है बॉडी में। और ये सोडियम पोटाशियम एटीपीएस में ऑपोजिट इफेक्ट की वजह से सोडियम एब्जॉर्ब होगा, पोटाशियम बॉडी से बाहर चला जाएगा। तो एल्डोस्टेरॉन भी हाइपोकेलीमिया करवाएगा। फिर हमने ये चीज पहले भी पढ़ी है ना कि रीनल एंजियोटेंसिन सिस्टम जब बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है तो बॉडी में हाइपोकेलीमिया जनरेट हो जाता है, सोडियम और वाटर की रिटेंशन के साथ। तो वो इसी मैकेनिज्म से होता है। फिर नेक्स्ट चीज आती है अल्कलोसिस। अब अल्कलोसिस से हाइपोकेलीमिया करती है, क्योंकि अल्कलोसिस ये होती है ना कि हमारी बॉडी अब बहुत अल्कलाइन हो गई है। हमारे अंदर जो है वो हाइड्रोजन आयंस जो है वो कम हो गए हैं, पीएच ज्यादा हो गई है। तो उसको बैलेंस करने के लिए मैकेनिज्म है वो पोटाशियम को सेल्स के अंदर भेजना शुरू कर देगा। इसकी वजह से उसका पीछे जो है वो
इफेक्ट कम हो जाएगा। कनेक्शन इसके बहुत के ऑपोजिट जाएगी। एसिडोसिस जो है वो हाइपरकैलेमिया की स्टेट मेंटेन करेगी, पोटाशियम को ईसीएफ के अंदर रिटेन रखेगी। फिर आते हैं बीटा एगोनिस्ट। जो बीटा किसी किसी को आवाज का मसला तो नहीं हो रहा है? अस्सलाम वालेकुम। हो रहा है मैम, वीडियो का भी हो रहा है। थैंक यू बहुत। वीडियो कब से नहीं आ रही है? अभी हुआ है मसला? मैम, इट्स बीन लाइक 2-3 मिनट्स। हाँ, ये मेरी तरफ भी यही इशू आ रहा है। अभी आ रही है आपको? जी अब आ आ रही है? गई है। जी आ चले गई, थैंक यू। काइंड। ये इंटरनेट के इशू की वजह से हो रहा है, दरमियान में जब भी होता है आपने मुझे बता देना है। जी मैं। थैंक यू। अच्छा, मैं बता रही थी एसिडोसिस का पढ़ा, फिर हमने बीटा एगोनिस्ट और बीटा ब्लॉकर्स का पढ़ा। बीटा एगोनिस्ट सोडियम पोटेशियम एटीपेज की एक्टिविटी को इंक्रीज करता है और बीटा ब्लॉकर उसके ऑपोजिट इफेक्ट करता है। फिर एक सबसे इम्पोर्टेंट स्टिमुलेंट आता है पोटाशियम को जो मूव करवाता है, वो है इंसुलिन। अगर आप में से सबने हाउस जॉब में मेडिकल वार्ड्स की हो तो आपको पता है हम एक डीके के पेशेंट को मैनेज करते थे, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के पेशेंट को। तो हम 6 ऑर्ली उसके सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स करवा रहे होते थे। उसको करवाने की क्या वजह थी? हम तो पेशेंट का ग्लूकोज कम कर रहे थे ना, इंसुलिन की इन्फ्यूजन चला रहे थे। या कुछ जगह प्रैक्टिस होती है कि वो स्टैट में हर घंटे इंसुलिन लगा रहे होते हैं। तो उसमें ये होता है कि जो इंसुलिन का हमारी बॉडी पे इमीडिएट एक्शन, वो ग्लूकोज की एंट्री पे नहीं है कुछ भी। इमीडिएट जो पहला एक्शन इंसुलिन एंटर होते करती है वो पोटाशियम पे करती है। वो पोटाशियम की सेल्स के अंदर शिफ्टिंग करवा देती है, यानी कि वो पीछे हाइपोकेलिमिया जनरेट करती है। ये उसका पहला एक्शन है, उस रिसेप्टर्स पे एक्ट करती है। इसीलिए हम उस पेशेंट के जो है सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स करवा रहे होते हैं कि कहीं डीके को मैनेज करने के चक्कर में हम पेशेंट को हाइपोकेलिमिया की तरफ तो नहीं लेके जा रहे हैं। ठीक है, ये रीजन होती है। तो इंसुलिन भी ऐसे करती है कि इसका भी एक्शन जो है वो सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप पर डायरेक्ट होता है, तो वहां से हाइपोकेलीमिया जनरेट करवा देती है। ये सारे कॉजेज हो गए हाइपोकेलीमिया के। हाइपोस्मोलैरिटी, एल्डोस्टेरोन, अल्कोलोसिस है, बीटा एगोनिस्ट है, इंसुलिन है। अब हाइपरकेलीमिया, इसके कॉजेज ऑपोजिट हो जाएंगे, जैसे कि हाइपर ऑस्मोलैरिटी हो जाएगी। ठीक है, हाइपर ऑस्मोलैरिटी है। इसके अलावा हाइपरऑस्मोलैरिटी में वही होगा कि हमारे पास क्या हो गया है कि ईसीएफ के अंदर सोल्यूट पार्टिकल ज्यादा हो गए हैं, वो ज्यादा कंसंट्रेटेड हो गया है। तो ये होगा कि वाटर जो है वो सेल से ड्रॉ किया जाएगा ऑस्मोसिस के थ्रू। ऑस्मोसिस में बेसिकली हमें पता है ना कि वो अपने लो टू हाई जो है ये ग्रेडियंट की वजह से मूव करता है। ठीक है, तो पोटाशियम आयन जब वाटर मूव करता है सेल के अंदर से बाहर जाएगा तो वो साथ में पोटाशियम आयंस को भी लेकर जाएगा। ठीक है, तो जो है बाहर हाइपरकेलेमिया की स्टेट आ जाती है। हाइपर ऑस्मोलैरिटी में होगा। इसके बाद कुछ ड्रग्स होती हैं जैसे कि डिजिटैलिस का पढ़ते हैं, जिसको डाइजॉक्सिन भी कहते हैं। ये भी हाइपरकेलेमिया करवाती है, क्योंकि ये डायरेक्टली सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप को इनहिबिट करेगी, उसकी एक्टिविटी को इनहिबिट करके ये बाहर हाइपरकेलेमिया जनरेट करवाएगी। इनका एक्शन ऑपोजिट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट कॉज इसमें आता है सेल लाइसिस। ये बहुत बड़ी चीज है, क्लिनिकली भी ज्यादा जरूरी है। किसी पेशेंट में क्रश इंजरी हो गई, रेब्डोमायोलाइसिस के पेशेंट में, ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम, जहां पे भी सेल ब्रेक होता है, तो हमें पता है कि सेल के अंदर सबसे मेन कंपोनेंट, मेन कैटायन जो है वो इंट्रासेलुलर जो है पोटाशियम है। जहां भी सेल ब्रेक होगा पोटाशियम बाहर आएगा और हाइपरकेलेमिया जनरेट करेगा। ये सिंपल सा इसका तो मैकेनिज्म है। फिर एसिडोसिस का मैंने बताया, जैसे अल्कोलोसिस के अंदर हाइपोकेलीमिया होगा, एसिडोसिस में ये होगा कि हमारी बॉडी एसिडिक हो गई है, तो पोटाशियम को ये इनसाइड ऑफ द सेल से ईसीएफ के अंदर लेके आएगी इन एक्सचेंज फॉर हाइड्रोजन आयंस। बाहर एसिडोसिस है,
हाइड्रोजन आयन ज्यादा हो गए हैं तो हाइड्रोजन आयन को सेल्स के अंदर शिफ्ट करेगी बॉडी, और पोटाशियम को इन एक्सचेंज बाहर लाएगी। इसकी वजह से ये देखिए यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन पंप का जैसे देखें। अब वो पीएच को मेंटेन करने के लिए, बैलेंस करने के लिए इन हाइड्रोजन आयंस को सेल के अंदर भेजेंगे और पोटाशियम को इससे बाहर भेजेंगे, जिसकी वजह से हाइपरकैलिमिया जनरेट होगा। सो इस लॉसेस के अंदर हाइपरकैलिमिया होता है। इसके अलावा मैंने बताया है कि बीटा ब्लॉकर्स जो हैं वो सोडियम पोटाशियम एटीपीएस की एक्टिविटी को ब्लॉक करते हैं, वो भी हाइपरकैलिमिया करेंगे। फिर ये है कि इंसुलिन डेफिशिएंसी, उसके ऑपोजिट जा रहे हैं ना हम लोग। इंसुलिन जो थी वो हाइपोकेलिमिया करी थी, और इसकी डेफिशिएंसी में ब्लड शुगर ज्यादा हो जाएगी। फिर एक चीज होती है सक्सिनाइलकोलिन। सक्सिनाइलकोलिन वैसे एनेस्थेटिक ड्रग है। आपने शॉर्ट टर्म जो है वो मसल रिलैक्सेंट भी है ये हाइपोकेलिमिया करती है क्योंकि ये एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स जो है मसल सेल्स पे प्रेजेंट होते हैं, उनके साथ ये बाइंड करती है, डिपोलराइजेशन वहां पे करवाएगी, और ये पोटाशियम का सेल्स में मसल के फाइबर से यानी कि रिलीज करवाएगी ब्लड के अंदर, और पोटाशियम लेवल ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है। और यूजुअली इस उन कंडीशंस में होता है जहां बर्न्स के पेशेंट में ट्रॉमा हो जाए या कोई न्यूरोलॉजिकल डिजीज हो, तो वहां पे जो है वो एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स बहुत ज्यादा अप रेगुलेट हो जाते हैं ना, तो वहां पे सक्सिनाइलकोलिन जब दी जाती है तो उसका इफेक्ट ये है, साइड इफेक्ट, कि वो हाइपरकेलेमिया करवा सकती है। ठीक है। तो और एक चीज सबसे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू में बहुत पूछी जाती है कि एक्सरसाइज जो है स्ट्रेनियस एक्सरसाइज के अंदर भी हाइपरकेलेमिया होता है। वही चीज के मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलीज तो नॉर्मली भी होते हैं, लेकिन उसमें होता है कि बहुत ज्यादा इंटेंस एक्टिविटी होती है तो वो अपनी फास्टर रेट पे रिलीज होते हैं, इतना कि वो रीअब्सॉर्ब भी नहीं हो पाते। सो वो एक टेम्पोरेली इंक्रीज आ जाता है स्ट्रेनियस एक्सरसाइज की वजह से हाइपरकेलेमिया, वो एक टेम्पोरेली रिलीज होता है, लेकिन ये करता जरूर है। तो एमसीक्यू में ये पूछा जाता है कि एक्सरसाइज में कौन सी चीज होती है उसमें हाइपरकेलेमिया हो सकता है। अच्छा, अब ये तो हो गया पोटाशियम का। अब इसकी थोड़े से कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं हाइपोकेलीमिया और हाइपरकेलीमिया की। ईसीजी चेंजेस मैंने कहा था मैं आपको बताऊंगी। ये देखिए। अच्छा, अब यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट डिस्टरबेंसेस की, एसिड बेस बैलेंस सर्जिकल स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है, लेकिन आपसे लिमिटेड क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे जितने के फर्स्ट एड में बताए गए हैं। सोडियम की अब यहाँ पे बता रहे हैं कि उसकी सीरम कंसंट्रेशन यूजुअली 140 से ये कम हो जाता है, 145 या 140 से कम होता है, तो पेशेंट में सबसे पहले जो कंप्लेंट आती है ना, नोजिया, उसके बाद ये होता है कि पेशेंट अनकॉन्शियस होना शुरू हो जाता है हाइपोनेट्रीमिया के पेशेंट के अंदर। ठीक है। तो इसका मेन कंप्लेंट ये है कि कोमा की तरफ पेशेंट जाना शुरू हो जाएगा, सीजर्स उसको डेवलप हो जाएंगे, और अगर सोडियम की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है नॉर्मल वैल्यू से, तो वो इरिटेबिलिटी, स्टूपर, कोमा अगेन वो करता है। फिर ही आती है, लेकिन सोडियम की जो है इससे ईसीजी पे कोई चेंजेस नहीं आता। पोटाशियम जो है वो ईसीजी को चेंज करता है। यू वेव्स आएंगी, टी वेव्स फ्लैटन हो जाएंगी, या फिर सम केसेस में कहते हैं कि इन्वर्ट हो जाती हैं या एब्सेंट हो जाती हैं। ठीक है, ईसीजी पे ये चेंजेस आएंगी। फिर मैंने एक चीज बताई थी कि एरिथमियास कॉज करते हैं, ये हमारे हार्ट के रिदम को ये चेंज कर देते हैं। सो हाइपोकेलीमिया हो या हाइपरकेलीमिया, ये दोनों एरिथमिया कर सकते हैं। इसीलिए आपको पता होगा कि जब हम लोग किसी पेशेंट का पोटाशियम रिप्लेस कर रहे होते हैं तो रूल ऑफ 40 यूज करते हैं, कि हम लोग उसमें जो रूल ऑफ फोर सॉरी यूज करते हैं कि हम पेशेंट को 4 घंटे से ज्यादा से कम में हमने पोटाशियम नहीं देना, एटलीस्ट उसको 4 आवर्स के अंदर इन्फ्यूजन जानी चाहिए। और ये भी आपने सुना होगा कि किसी ने 25% लगाना था पेशेंट को, और सडनली गलती से पोटाशियम सिरिंज में भरा और हमने इंजेक्ट कर दिया, और पेशेंट फौरन से कोलैप्स करके एक्सपायर हो गया। वो इसलिए होता है कि पेशेंट को बहुत जल्दी ये हाइपर एरिथमियास कर देता है, जिसकी वजह से पेशेंट की डेथ होती है। अब एमसीक्यू में वो आपसे पूछते हैं कि हाइपोकेलीमिया या हाइपरकेलीमिया क्या एसीजी चेंजेस करती हैं, या फिर वो पूरा एक सिनेरियो लंबा सा बना के देंगे कि जी ये पेशेंट आया है, उसका हार्ट रिदम चेंज था, हमने इसकी ईसीजी की तो इसकी ईसीजी पे यू वेव्स आ रही थी, या फिर लिखेंगे कि टी वेव्स फ्लैटन हो गई हैं या टॉल टी वेव्स हो गई हैं। तो ये जो है वो शो करती हैं पोटाशियम को। यू वेव्स और फ्लैटन टी वेव्स शो करती हैं कि हाइपोकेलीमिया है। और यहाँ पे देखिए वाइड क्यूआरएस और पीक टी वेव। अब इन दोनों में से वैसे टॉल टी वेव्स का ज्यादा वर्ड आता है एमसीक्यू में। टॉल टी वेव्स और ईसीजी हैं हाइपरकेलेमिया को ये शो कर रही होती हैं। इसके अलावा एरिथमियाज एंड मसल वीकनेस अदर इसके साइंस है। फिर आता है कैल्शियम। कैल्शियम की वैल्यू
10 से कम हो गई है, पेशेंट को टेटनी होती है, जैसे कि थायराइडेक्टमी के पेशेंट में है, बाद में पैराथायराइड भी साथ में रिमूव हो गया उसका, तो वो पेशेंट को टेटनी डेवलप हो जाती है। फिर दूसरी चीज ईसीजी पे क्या होगा, उसका क्यूटी इंटरवल जो है वो प्रोलॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ईसीजी चेंजेस इसकी ये है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी जो है साइंस पूछ भी सकते हैं कि हम लोग कैल्शियम की हाइपोकैल्सीमिया को डेफिशिएंसी को चेक करने के लिए क्या साइन चेक करते हैं। अगर आप लोगों ने सर्जिकल वार्ड में थायराइडेक्टमी के पेशेंट में देखा हो, कोई आपका बेड पे आया हो, तो हम पोस्ट थायराइडेक्टमी उसका चेक करते हैं शॉक स्टिक्स और ट्रोजेस साइन। हम लोग उसकी तरफ फेशियल नर्व के पास टैप करते हैं, और ट्रोजेस साइन उसका बीपी का जो हम लोग चेक करते हैं, उससे हम हाइपोकैल्सीमिया देख रहे होते हैं। आपसे इन साइंस की वो डिटेल नहीं पूछेंगे, पर ये भी हो सकता है कि वो रैंडम कोई साइन का नाम लिख के पूछ लें कि ये किस चीज को, कौन से इलेक्ट्रोलाइट को चेक करने के लिए हम ये शॉक स्टिक साइन चेक करते हैं। ठीक है, और ईसीजी चेंजेस की ये है कि क्यूटी प्रोलॉन्गेशन है। बाकी हाइपर कैल्सीमिया ज्यादा हो गया तो रीनल स्टोन्स बनने का रिस्क होता है, पेन होगी पेशेंट को, एब्डोमिनल पेन है, यूरिनरी आउटपुट उसका बढ़ जाता है, कुछ साइकियाट्रिक उसकी जो है ये वाली कंप्लेंट्स आ जाती हैं। फिर आती है मैग्नीशियम। अच्छा जी, ये मैग्नीशियम में एक चीज जरूरी है, ये देखें, ये भी एक एमसीक्यू आता है, टॉर्सिड्स डी पॉइंट्स, ये क्या चीज है। ये एक्चुअली हमारा एक टाइप ऑफ वेरी फास्ट होता है हार्ट रेट, टैकीकार्डिया की एक ही टाइप होती है। लेकिन हमें जो ये पता है कि हमारा हार्ट का रिदम ऐसे नोड एट्रिया से शुरू होता है, वेंट्रिकल तक जाता है, लेकिन ये जो टॉर्सिड्स है ये पर्टिकुलर है, वो वेंट्रिकुलर ओरिजिन का होता है। ये मैग्नीशियम की वजह से होता है, हाइपोमैग्नीसीमिया की वजह से। बाकी इसकी हाइपरमैग्नीसीमिया की कुछ दी हुई है डीटीआर, ये जो है वो डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस को उन्होंने लिखा हुआ है डीटीआर, वो जो है वो कम हो जाती हैं। और लिथार्जी है, ब्रेडिकार्डिया, हाइपोटेंशन, कार्डियक अरेस्ट, हाइपोकैल्सीमिया, ये सब होता है हाइपरमैग्नीसीमिया के अंदर। फर्स्ट एड में ये मसला ये है कि बहुत ज्यादा छोटी छोटी बातें लिखी हुई हैं, और बंदा सोचता है कि पूरा चैप्टर भी बंदा अच्छे से क्रैम नहीं कर सकता। तो बस आपको ये पता हो, स्मार्ट स्टडी आती हो, कॉन्सेप्ट पीछे का पता हो, हर चीज आप रिटेन नहीं कर सकते, लेकिन मेन मेन बातें आपको याद आनी चाहिए कि अगर एमसीक्यू आ भी जाता है फॉर एग्जांपल। वैसे सर्जरी एंड अलाइड के लिए वो बहुत ज्यादा भी डीप में नहीं जाते, वो सिर्फ मेन मेन कॉन्सेप्ट्स का पेपर पूछते हैं आपसे। फिर आता है फॉस्फेट का हाइपोफॉस्फेटीमिया, इसके अंदर अभी मैंने कल भी बताया था कि जब फॉस्फेट कम होता है तो पीछे ऑस्टियोपीनिया हो जाता है, क्योंकि फॉस्फेट हमें चाहिए बोन की मिनरलाइजेशन के लिए। तो जब वो नहीं होगा तो बोन लॉस होंगी, वीक ब्रिटल बोन्स बन जाएंगी, एडल्ट्स के अंदर ऑस्टियोमैलेशिया होगा और चिल्ड्रन के अंदर रिकेट्स हो जाएगी। और अगर ये फॉस्फेट ज्यादा हो जाएगा तो ये रीनल स्टोन्स बनाएगा, मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशंस होगी। ठीक है, और हाइपोकैल्सीमिया कर सकता है। अच्छा जी, अब आगे है एसिड बेस की फिजियोलॉजी। एसिड बेस में दो तरह की चीजें आती हैं, एक तो प्राइमरी कॉज है, फिर दूसरी आती है कंपनसेटरी। एक तो ये है कि हमारी बॉडी में इवेंट हो गया, फिर चीज आती है कि हमारी बॉडी उसको कैसे कंपनसेट कर रही है। फिर दूसरा कॉन्सेप्ट एसिड बेस में क्या आता है, वो होता है मेटाबॉलिक, और एक होता है रेस्पिरेटरी। ठीक है, फिर रहती है एसिडोसिस और अल्कलोसिस। क्या होती है एसिडोसिस, क्या चीज है कि हमारी बॉडी में एसिड्स ज्यादा हो गए हैं, पीएच कम हो गई है। और अल्कलोसिस क्या है कि पीएच ज्यादा हो गई है, एसिड प्रोडक्शन नहीं, अल्कलीज अब ज्यादा हो गई है। ठीक है, एसिड और अल्कली का तो आई थिंक कॉन्सेप्ट हमें अच्छे से होगा ही बचपन से, बचपन के मैट्रिक लेवल से, सॉरी। तो एसिड और अल्कली बेस में जिसको कहते हैं, ये हमें पता है कि जब बॉडी में एसिड ज्यादा होते हैं, हाइड्रोजन आयन ज्यादा होते हैं, तो हमारी बॉडी की पीएच कम होना शुरू हो जाती है, 7.35 से कम होने लग जाती है। बेस ज्यादा हो रही है, पीएच ऊपर की तरफ जा रही है, तो पीएच 7.45 से ऊपर जाना शुरू होगी, इसको हम अल्कलोसिस कहेंगे। अब मेटाबॉलिक और रेस्पिरेटरी में क्या हो रहा है, मेटाबॉलिक का मतलब ये कि कोई आयन है, इसका कोई एनायन हमारे पास, जैसे कि है बाइकार्बोनेट, मेटाबॉलिक एसिडोसिस या अल्कलोसिस में बाइकार्बोनेट इन्वॉल्व होगा, उसकी पैथोलॉजी की वजह से मसला होगा। फिर है रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेटरी में मेन कॉज क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 की वजह से होगा, CO2 रेस्पिरेशन से उसका ताल्लुक है। ठीक है, तो ये इन दोनों में डिफरेंस है। अब स्टार्ट करते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस से। मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्या है, इसमें क्या होता है कि बॉडी का जब एसिड बेस बैलेंस इस तरह से डिस्टर्ब होता है कि हमारे पास
तीन चीजें आ जाती हैं इसके अंदर। एक तो ये कि एसिड की प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है। एसिडोसिस आपको मतलब समझ आ गया कि इसकी प्रोडक्शन एसिड की ज्यादा हो रही है। जब एसिड की प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है इसका मतलब है कि हमारे हाइड्रोजन आयंस ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं। दूसरी चीज, जब हाइड्रोजन आयन ज्यादा होंगे तो वो पीएच को कम कर देंगे। तीसरी चीज जो सबसे इसमें इंपॉर्टेंट है कि बाइकार्बोनेट का लॉस हो जाता है इसके अंदर, मेटाबॉलिक। अब यहाँ से पता चलेगा आपको, ठीक है। मेटाबॉलिक क्यों है? कि बाइकार्बोनेट का लॉस हो गया है। रीजन उसकी कोई भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन मेन चीज मेटाबॉलिक एसिडोसिस में क्या है कि बाइकार्बोनेट का लॉस हो गया है। अब इस कंडीशन में पीएच कम होगी, बॉडी एसिडोसिस की तरफ चल गई। अब कंपनसेशन क्या होगी हमारी बॉडी? अब ये देखिए ना, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि पीएच कम हो गई। इससे पहले क्या हुआ कि एसिड ज्यादा हुए, हाइड्रोजन आयन ज्यादा हुए, उन्होंने पीएच को कम कर दिया। दूसरी चीज, ये बाइकार्बोनेट बॉडी में कम है, चाहे वो रीएब्जॉर्ब कम हुआ है या बना कम है, जो भी वजह बनी वो कम हो गया। अब हमारी बॉडी क्या करेगी? वो कोशिश करेगी कि वो CO2 को रिटेन करके इसको एसिडोसिस को बैलेंस कर दे। अब वो क्या करेगी? सॉरी। अब क्या करेगी? हमने अब एसिड हमारी बॉडी में ज्यादा हो गया, हमने एसिड्स को बाहर निकालना है बॉडी से, तो हमारी बॉडी कैसे कंपनसेट करेगी? वो हाइपर वेंटिलेट करवाएगी पेशेंट को। मरीज सांस तेज तेज रैपिड डीप ब्रीदिंग करना शुरू कर देगा, जिसको को स्मॉल रेस्पिरेशन भी कहते हैं। वो जो वो तेज तेज करेगा तो CO2 वॉश आउट होगी, रैपिडली वॉश आउट होगी। एसिड्स को निकालने का तरीका रेस्पिरेशन के थ्रू होगा। जब वो वॉश आउट होगी तो ये उसका, जब हमारे पास सिनेरियो आता है तो सिनेरियो में ये कहा जाता है कि जी पेशेंट की पीएच भी कम है, बाइकार्ब भी कम है, PCO2 भी कम है। अब ऐसी कंडीशन में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्यों लगाएं, क्योंकि हमने तो ये पढ़ा है कि इसके अंदर एसिड ज्यादा हो जाएंगे, तो PCO2 क्यों कम हुआ? तो उसमें ये होता है कि वो पेशेंट की कंपनसेशन फेज में आ गया है, ठीक है। अब पेशेंट कंपनसेट बॉडी उसकी करने लग गई है, तो वो सिनेरियो उस टाइम पे भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना होता। हाइपर वेंटिलेशन उसका कंपनसेटरी रिस्पॉन्स है। अगर PCO2 कम हो गया इसका मतलब है कि, अगर तो वो नॉर्मल हो गया दैट मीन्स कि बॉडी कंपनसेट कर चुकी है, और अगर वो अभी आधा हुआ है, तकरीबन नॉर्मल की तरफ है या कम है उससे, तो इसका मतलब है कि पार्शली कंपनसेटेड बॉडी है, ठीक है। तो ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। फिर इसमें एक एनोइन गैप का कॉन्सेप्ट वो पूछते हैं, वो मैं आगे जाके इस पे डिटेल में बताऊंगी मेटाबॉलिक एसिडोसिस की। बाकी हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। अब अल्कलोसिस क्या है? इसका मतलब ये कि अब एसिड्स हमारी बॉडी में कम है, हमारे बॉडी में बाइकार्बोनेट ज्यादा हो गया और एसिड का लॉस हो गया है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन आयन का जो है वो कम हुए हैं और पीएच ज्यादा हो गई है, अल्कलोसिस की तरफ चली गई है। इसमें जो है वो कंपनसेशन हमारी बॉडी क्या करेगी? मेटाबॉलिक एसिडोसिस में ये देखिए, हाइड्रोजन आयन कम हुए, पीएच ज्यादा हो गई, बाइकार्बोनेट ओवर अबंडेंट हो गया है, बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। और अब उसमें कंपनसेशन क्या होगी कि PCO2 को रिटेन किया जाएगा, हाइपोवेंटिलेशन की जाएगी, इसको रिटेन करके इसको बैलेंस आउट किया जाएगा बाइकार्ब को ज्यादा करने के लिए। दूसरी चीज ये होगी कि किडनी से बाइकार्बोनेट की एक्सक्रीशन की जाएगी, उसकी रीअब्जॉर्प्शन को रोक दिया जाएगा वहां से। इस तरह से हमारी बॉडी इसको मेंटेन करेगी, लेकिन इसमें प्रीडोमिनेटली मेटाबॉलिक होता है, ठीक है। कंपनसेशन जो है वो फिर इसकी, मैंने बताया कि वो हाइपरवेंटिलेशन के थ्रू, रेस्पिरेटरी के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी में रिटेन करके उसके प्रेशर को ज्यादा इंक्रीज करके बैलेंस आउट किया जाएगा, इससे कहते हैं मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। फिर आती है आगे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। क्या होती है ये? ऐसी कंडीशन है, एसिडोसिस बाद में आती है। इसमें पहले ये देखें कि पेशेंट को किसी भी वजह से ये कि उसका ब्रीदिंग इश्यू हो गया है, वो प्रॉपर सांस नहीं ले पा रहा, उसकी रेस्पिरेशन अच्छी नहीं जा रही, कोई भी रीजन जो कि उसकी वेंटिलेशन को इफेक्ट कर रही है ना, वो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस करेगी। इसीलिए आप आगे इसके कॉजेज में पढ़ेंगे, दिखाती हूँ मैं आपको डायग्राम, कि आपकी कोई एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई ऐसी डिजीज है, जैसे कि यहाँ पे देखिए रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, कि हाइपोवेंटिलेट किया है पेशेंट ने किसी भी वजह से, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन थी, कोई लंग डिजीज थी, सेडेटिव्स हैं, हमें पता है कि सेडेटिव्स हम देते हैं, फिर रेस्पिरेटरी मसल्स की वीकनेस, जो चीजें हमारी सांस लेने में हेल्प कर रही हैं उनमें कोई पैथोलॉजी आ जाए तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की तरफ जाना शुरू हो जाता है।
इसमें भी ये क्या होता है कि जब वो पेशेंट वेंटिलेट नहीं कर पाएगा, सही से ब्रीदिंग नहीं होगी, तो बॉडी में CO2 रिटेन हो जाएगी, उसकी कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर ज्यादा हो जाएगी। जब वो ज्यादा होगी तो वो पीएच को डिक्रीज कर देगी, एसिडोसिस की कंडीशन आ जाएगी। ठीक है। तो ऐसे पेशेंट में ये वाली जो CO2 जब एक्यूमुलेट कर देगी, ठीक है, तो वो एल्वेलर वेंटिलेशन भी कम होगी फर्दर। ठीक है। तो पेशेंट को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। तो जो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 है वो ज्यादा हो जाएगा, हाइपरकैप्निया की स्टेट आ जाएगी। और हमारी बॉडी अब इसको कैसे कंपनसेट करेगी ऐसी कंडीशन में जब सांस वो ले नहीं पा रहे। एक तरीका ये है कि उसकी वेंटिलेशन बेहतर हो जाए तो वो CO2 वॉश आउट हो जाएगी। नहीं, अब बॉडी जो है वो दो तरह की करेगी, इसमें रीनल कंपनसेशन ऑपोजिट जाएगी, वो मेटाबॉलिक तरीके से इस CO2 को वॉश आउट करने की कोशिश करेगी। एक कुछ बुक्स ये भी कहती हैं कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में दो तरह की कंपनसेशन होती है। एक ये कि वो सेलुलर लेवल पे बफरिंग करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। वो कैसे होती है, वो विद इन मिनट्स हो जाएगी। ठीक है। वो बाइकार्बोनेट के जो है वो प्लाज्मा लेवल को इंक्रीज करके कर देगी। दूसरी ये होती है कि वो रीनल रीनल कंपोजिशन के थ्रू होती है। ठीक है। जो बफरिंग में बता रही हूँ सेलुलर लेवल, उसमें ये होता है कि अक्सर वो प्रोटीन्स को भी इन्वॉल्व करती है। थोड़ा सा आगे का कॉन्सेप्ट हो जाएगा, इतना पेपर में इसका पूछेंगे नहीं, बस आपको पता होना चाहिए कि कंपनसेशन कैसे होती है। रीनल कंपनसेशन होती है इसकी, और ये इमीडिएट नहीं होती। जैसे कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस में तो पेशेंट की फौरन से ब्रीदिंग तेज होने लग जाती है तो वो जल्दी कंपनसेट कर जाता है। लेकिन रेस्पिरेटरी एसिडोसिस इतनी जल्दी कंपनसेट नहीं होती, इसको तकरीबन 3 से 5 दिन लग जाते हैं पेशेंट के, क्योंकि इसमें किडनीज होता है ना। तो वहां से किडनी से बाइकार्ब की रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा करवाएंगे। ठीक है। और वो प्लाज्मा बाइकार्बोनेट लेवल के उसको इंक्रीज करके CO2 से बैलेंस करेंगे। तो हमारे किडनी जो है इसमें बाइकार्ब को रिटेन करके इसको बैलेंस करेंगे। फिर ये तो है फिलहाल की कंपनसेशन, लेकिन हम इसमें ट्रीटमेंट क्या करेंगे? अल्टीमेट ट्रीटमेंट यही है कि हम पेशेंट की वो जो ब्रीदिंग की ऑब्स्ट्रक्शन थी हम उसको रिलीव कर दें, ताकि पेशेंट की ब्रीदिंग बेहतर हो और फर्दर मामला उसका प्रेसिपिटेट ना हो। फिर आती है आगे रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस। ये देखिए रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस, अब इसमें यही है कि पेशेंट जो है वो, एक मेडिकल कंडीशन होती है कि उसकी रेस्पिरेशन बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से पीएच उसकी बियॉन्ड नॉर्मल रेंज चली जाती है और आर्टेरियल CO2 कम हो जाती है। रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस है, हाइपरवेंटिलेट करेगा, CO2 पीछे कम रह जाएगी ना, तो उसकी वजह से उसकी पीएच ज्यादा हो जाएगी। इसमें भी कॉजेज में एंजाइटी, पैनिक अटैक, हाइपोक्सीमिया, हाई एल्टीट्यूड्स पे जाके होती है, सैलिसाइलेट्स पॉइजनिंग, अर्ली सैलिसाइलाइट पॉइजनिंग में ये कंडीशन होती है, ट्यूमर्स में, पल्मोनरी एम्बोलिज्म में, या प्रेगनेंसी के अंदर हाइपरवेंटिलेशन नॉर्मली अगर पेशेंट की हो रही होती है। हाई एल्टीट्यूड्स पे भी ये है कि ऑक्सीजन को ट्रैप करने के लिए पेशेंट हाइपरवेंटिलेट करता है, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस हो जाती है वहां पे, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई तो ऑलरेडी वहां पे कम होती है। फिर एक चीज मैंने आपको कहा था कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस में बताऊंगी एनोइन गैप का कॉन्सेप्ट क्या है इसमें। यूजुअली एनोइन का गैप का फॉर्मूला पूछ लेते हैं, या कभी मेडिसिनल लाइट वाले से मोस्टली वो पूछ लेते हैं कि कॉज क्या है, नॉर्मल एनोइन गैप का या इंक्रीज गैप का। तो एनोइन गैप ये होता है कि मेजर ऑफ डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोलाइट्स इन योर ब्लड। सिर्फ उनका डिफरेंस को बताती है कि ये पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोलाइट्स कितना इनमें डिफरेंस है एज इट इज। और यूजुअली मल्टीपल ब्लड टेस्ट इसके लिए लिए जाते हैं, इस तरह से सिंपली चेक नहीं होती कि एक सैंपल ले लें। क्योंकि इसने केटाइंस और एनाइंस का हमारा डिफरेंस पता करना है, तो एक बहुत अच्छा डायग्नोस्टिक टूल हो जाता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस के लिए। ठीक है। जब ब्लड पीएच उसमें हमारी कम हुई होती है, मेटाबॉलिकली हमने चेक करना है, तो हम इलेक्ट्रोलाइट्स को डिफरेंट ब्लड सैंपल्स लेके केटाइंस और एनाइंस की कंसंट्रेशन का डिफरेंस देखते हैं उसमें। और इसका फॉर्मूला भी जैसे यहाँ पे बताया हुआ है कि सोडियम माइनस क्लोराइड प्लस बाइकार्बोनेट। ठीक है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन को सोडियम में से माइनस करके इसको निकाला जाता है। रूटीनली ये प्रैक्टिस नहीं होता। एबीजी इसमें हम लोग जो है, हमें यूजुअली अब तो इतनी एडवांस मशीन आ गई है कि वो हमें ऑटोमेटिकली कलेक्ट करके सारी ही पैरामीटर्स दे देती है। अब यहाँ पे हमें पता है कि ये सोडियम जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, और क्लोराइड और बाइकार्बोनेट नेगेटिवली चार्ज एनाइंस है। तो इनका गैप, इनका डिफरेंस वो बताएगी ब्लड में कितना है। ठीक है। और ये इंडिकेट कैसे करता है कि हमें, अगर तो एनाइन गैप बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो ये हमें इंडिकेट करता है कि हमारा ब्लड नॉर्मल से ज्यादा एसिडिक हुआ हुआ है। ठीक है। मतलब इसकी पीएच बहुत ज्यादा कम है। और लो एनाइन गैप जो है वो बताता है कि हमारा इतना ज्यादा एसिडिक नहीं है, ये अल्कलोसिस की तरफ जा रहा है।
ये बेसिकली एबीजीएस की पीएच को ही इस किसी और कॉन्सेप्ट में बताया गया है। एनोइन गैप इसको इसलिए कहते हैं। मैंने बताया कि तुम लोग एबीजीएस निकालते हैं तो हमें ऑलरेडी वहाँ पे पीएच, बेस एक्सेस, बेस डेफिसिट, हर चीज वहाँ पे मौजूद होती है, हमें फॉर्मूलाज अप्लाई नहीं करने पड़ते। लेकिन कॉन्सेप्ट ये है कि अगर एनोइन गैप ज्यादा होगा, इसका मतलब है कि हमारी बॉडी एसिडोसिस की तरफ है, एनोइन ज्यादा है उसमें। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है? हमें पता है कि बहुत सारे हमने मेटाबॉलिक कॉजेज को रूल आउट करना होता है, क्योंकि उनकी भी अपनी बहुत सारी रीजंस होती हैं। मेटाबॉलिक एसिडोसिस बहुत सारी वजूहात की वजह से हो रहा होता है, तो उनको करेक्ट करने के लिए भी हमें चेक करना पड़ता है कि किस वजह से ये हो रहा है, ताकि आप अंडरलाइन कॉज को भी ट्रीट कर सकते हो। अब एक चीज है जिसे नॉर्मल एनाइन गैप के कॉजेज आपको बताया हुआ है कि स्पाइरोनोलैक्टोन है, जो कि एक डायूरेटिक, और हाइपोक्लोरीमिक जो है, क्लोरीमिया है। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बता दूं, हाइपोक्लोरीमिक एसिडोसिस का, मेटाबॉलिक एसिडोसिस के साथ एक कंडीशन एसोसिएटेड होती है जिसको कहते हैं हाइपोक्लोरेमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ये इसकी एक फॉर्म ही होती है, लेकिन ये नॉर्मल एनाइन गैप के साथ होती है। इसमें होता है कि जैसे कि एसिडोसिस में है कि प्लाज्मा की बाइकार्बोनेट की कंसंट्रेशन कम हो गई है, तो क्लोराइड की कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाती है उसकी जगह। ठीक है। लेकिन ऐसे पेशेंट के अंदर ये होता है कि उनके जो यूरिन का, अगर ब्लड का आयन गैप उनका नॉर्मल है तो उनका यूरिन का आयन गैप ज्यादा हुआ होता है, क्योंकि हमारी जो किडनी है वो अमोनिया को प्रॉपरली सिक्रीट नहीं कर पा रहे होते इस कंडीशन के अंदर। तो इसको हाइपरक्लोरेमिक एसिडोसिस लिए कहते हैं कि इस मेटाबॉलिक एसिडोसिस के अंदर हमारे प्लाज्मा में क्लोराइड की कंसंट्रेशन ज्यादा हुई होती है। बाकी इसके नॉर्मल आयन गैप के कॉजेज में एडिक है, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, आगे हम उसका पढ़ेंगे। डायरिया या सेलाइन इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा एसिडोसिस करवाता है, और एनाइन गैप उसमें वैसे नॉर्मल रहता है, लेकिन बॉडी को मेटाबॉलिक एसिडोसिस की तरफ वो करवाता है। अच्छा जी। तो ये एसिड बेस का कॉन्सेप्ट है। एनोइन गैप नॉर्मल और इंक्रीज एनोइन गैप के इसमें कॉजेज दिए हुए हैं। इसमें आपको मैं बहुत ज्यादा डिटेल में जाके हर किसी के रीजन नहीं बता रही, क्योंकि सर्जरी एंड लाइट के अगर कैंडिडेट्स का देखें तो वो आपसे से पूछेंगे, कॉल्स पूछेंगे कि किस चीज में एनोइन गैप ज्यादा हो रहा है, कौन सी ऑप्शंस में से है, या एक्सेप्ट करके पूछ लेंगे। तो आपको बस पता होना चाहिए, इसके अंदर बहुत ज्यादा डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है। ये बाकी के इसके इन्होंने टेबल में कॉजेज दिए हुए हैं। लेकिन अगर आप में से फिर भी किसी को समझना हो तो आप बता दें, क्योंकि जितना हमारी टाइमलाइन है, एक सिस्टम को मैं पूरा हफ्ता नहीं दे सकती, साथ में इसके टेस्ट भी लेने हैं। तो मैं आपकी स्पेशलिटी से थोड़ा सा कंसर्न रहूंगी जितना है। लेकिन अगर आपने फिर भी किसी टॉपिक को या किसी पॉइंट को समझना है तो आप मुझे बता दीजिए, हम उसको सेपरेट से भी कर सकते हैं, या वॉइस मेल्स वाली चीज भी ठीक है, कि 1 घंटे के चैप्टर टॉपिक में मैं इसको पूरा नहीं कर पाती, तो अगर कोई पॉइंट आप फिर भी एडिशनल समझना चाहते हैं तो मैं व्हाट्सएप पे वॉइस मेल पे आपको बता दूंगी। अब आगे एक दूसरी सबसे जरूरी चीज, अब एसिड बेस बैलेंस समझने की जरूरत इसलिए थी क्योंकि हमने रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस पढ़नी है। ये क्या चीज है? ये 3 किस्म की हमारे पास जो है वो रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस है। हमारी रीनल टिब्यूल्स जो कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल से लेके कलेक्टिंग डक्ट्स तक आती हैं, उनमें ऐसी क्या चेंजेस आती हैं जिसकी वजह से ये इशू होता है पेशेंट को? और ये 3 तरह की होती हैं, टाइप 1 है, टाइप 2 है, और टाइप 4 है। ठीक है, इसमें टाइप 3 क्यों नहीं है, इसका मुझे भी नहीं अभी तक सही से पता। ठीक है, और आप इनके नाम से देखें, आपको लोकेशन पता चल जाएगी। कल हमने नेफ्रॉन की डिटेल में पढ़ी थी, फिजियोलॉजी। अब इसमें
अच्छा जी। तो सबसे पहली टाइप है डिस्टल रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस। इसमें यह है कि अल्फा इंटरकलेटेड सेल्स जो होते हैं हमारे, इसमें मेन डिफेक्ट क्या होता है, जगह मैंने आपको बता दी कि वो कलेक्टिंग टिब्यूल्स और कलेक्टिंग डक्ट्स पे पैथोलॉजी होती है। उसमें होता है मैकेनिज्म क्या होता है कि हाइड्रोजन आयन की सिक्रीशन नहीं हो पाती। वहां पे जो मेनली होनी होती है, मेन डिफेक्ट इसमें यही होता है। जब हाइड्रोजन आयन की सिक्रीशन नहीं हो पाती है तो बॉडी जो है वो इधर जो है पीछे हमारे पास हाइड्रोजन आयन बिल्डअप हो जाएगा बॉडी में। एसिडोसिस की तरफ हमारी बॉडी जाना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस है ये बॉडी की तरफ शो कर रही है कि हाइड्रोजन आयन यहाँ पे सेल से यूरिन में सिक्रीट नहीं हो पाया, जिसकी वजह से वो वापस की तरफ जाएगा और बॉडी में पीएच को कम करके एसिडोसिस की कंडीशन जनरेट कर देगा। तो उसमें जब हमने पैथोलॉजी चेक करनी होती है, इनको तीन टाइप्स में डिवाइड भी इसलिए किया होता है कि ट्रीटमेंट भी डिफरेंट हो जाता है, कॉजेज डिफरेंट हो जाते हैं। अब जब हाइड्रोजन आयन इसमें सिक्रीट नहीं होंगे तो यूरिन की पीएच अल्कलोसिस की तरफ अल्कलाइन होने लग जाएगा ना हमारा यूरिन, ठीक है। तो यूरिन की पीएच ज्यादा हो जाएगी, 5.5 से ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। फिर दूसरी चीज इसके अंदर हाइपोकेलीमिया हो जाएगा। अब ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्यों होती है, अल्फा इंटरक्लेटेड सेल्स हाइड्रोजन को क्यों सिक्रीट नहीं करते, वो किसी भी कुछ कॉजेज होते हैं उनकी वजह से, भी कॉजेज आगे पड़ते हैं, उनकी वजह से ये होता है कि रिनल टिब्यूल्स डैमेज हो जाती हैं। उनके सेल्स डैमेज हो जाते हैं तो एक इफेक्टिवली हाइड्रोजन आयन को एक्सक्रीट नहीं कर पाते, ठीक है। और वापस बाइकार्बोनेट आयन को भी उसी जो चैनल से होना है उसको भी रीअब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, वो सेल्स ही डैमेज है। तो ब्लड के अंदर जब एसिड का बिल्डअप होगा तो हमारी बॉडी एसिडोसिस की तरफ चली गई। अब इसमें कॉज क्या होगा, उसमें कोई भी नेफ्रोटॉक्सिन्स हो सकते हैं। अब नेफ्रोटॉक्सिन उन्होंने यहाँ पे बताया कि एम्फोटेरिसिन बी की टॉक्सिसिटी है, कुछ एनाल्जेसिक बताया। इसके अलावा मैं चाह रही हूँ आपके कुछ एडिशन कर लें, जैसे एंटीबायोटिक होती हैं हमारी, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स होते हैं, ये कंट्रास्ट पेशेंट को हम लोग देते होते हैं, इंजेक्ट करते हैं कोई भी इमेजिंग के लिए। वो कंट्रास्ट डाइज जो हैं वो भी ये कर सकते हैं। और इसके अलावा हैवी मेटल की जो टॉक्सिसिटी होती है वो भी डायरेक्टली रीनल ट्यूब्यूल्स को डैमेज करके इस टाइप की एसिडोसिस करवा देती है। फिर सेकंड कॉज एक होता है इस्कीमिया, कि ब्लड फ्लो अगर किडनी को कम है, किसी भी रीजन, उसकी रीजन है शॉक है, हाइपरटेंशन है, तो वो भी ट्यूबुलर डैमेज कर देता है। तीसरी चीज होती है रेब्डोमायोलाइसिस, कि मसल ब्रेकडाउन होगा तो उसकी वजह से लार्ज अमाउंट्स ऑफ, हमें पता है कि मायोग्लोबिन रिलीज होती है। मायोग्लोबिन भी आके रिनल ट्यूब्यूल्स को यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्ट करती है, फिर उसके सेल्स को डैमेज करती है, ठीक है। इसके अलावा जो है यहाँ पे उन्होंने बताया कि कंजेनिटल एनोमलीज है, यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हो, या ऑटोइम्यून डिजीजेस भी इससे एसोसिएटेड होती हैं। एस्ट्रोजन सिंड्रोम है, शोगरिन सिंड्रोम है, एसएलई है इसमें, ये कुछ सिंड्रोम है जो इससे एसोसिएटेड होते हैं। अच्छा, और हैवी मेटल्स में लिथियम भी आ जाएगी, एम्फोटेरिसिन भी इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है। तो अब एसोसिएशन, अब आगे इसका इफेक्ट क्या होता है, ये रिस्क फॉर कैल्शियम फॉस्फेट किडनी स्टोन्स बढ़ जाता है। अब ये किडनी स्टोन्स का रिस्क क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन आयन तो सिक्रीट नहीं हो पाए ना, तो बॉडी में एसिडोसिस हो जाएगी, लेकिन यूरिन हमारा अल्कलाइन हो जाएगा। हमें ये पता है कि इसकी एसिडिफिकेशन करनी होती है, अल्कलाइन नहीं रखते, क्योंकि अल्कलाइन जो होता है वो इन्वायरमेंट देता है स्टोन फॉर्मेशन के लिए। अल्कलाइन पीएच ठीक नहीं होती किडनी के लिए। तो जब यहाँ पे हाइड्रोजन सिक्रेट नहीं होगा, पीएच ज्यादा हो गई, अल्कलाइन होगी, तो अब एक एनवायरमेंट आ जाएगा ना हमारे जो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करने के लिए, स्टोन्स बनाने के लिए, क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे स्टोन्स का बढ़ जाएगा। जब ये अल्कलाइन हो जाएगा, एक फेवरेबल इन्वायरमेंट आ गया, कैल्शियम फॉस्फेट की प्रेसिपिटेशन होगी, स्टोन फॉर्मेशन हो जाएंगी। फिर इसमें क्या है, बाकी इन्होंने बताया है कि एक तो इन्होंने कहा यूरिन पीएच ज्यादा होने की वजह से स्टोन्स बनेंगे, दूसरा बोन टर्नओवर ज्यादा होने की वजह से होंगे। बोन टर्नओवर में ये होता है कि जब बोन हमारी रैपिडली ब्रोकन डाउन होगी तो बहुत ज्यादा कैल्शियम रिलीज होगा ब्लड के अंदर, ठीक है। वही कैल्शियम जो है वो यूरिन से जब एक्सक्रीट होना होता है तो हाइपर कैल्सी यूरिया हो जाएगा, यूरिन में बहुत ज्यादा कैल्शियम आ जाएगा, जो कि अगेन कैल्शियम बेस्ड किडनी स्टोन्स को कर सकता है। अच्छा, तो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट इसकी टाइप है रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस की। अब सेकंड इसकी आ गई।
इसमें मैंने बताया कि डिफेक्ट प्रॉक्सिमल किसी जगह पे होता है, ये होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स के अंदर होता है। ये कि डिफेक्ट है पीसीटी के अंदर, वहां से मैंने बताया था कि मेनली हमारी प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल से ग्लूकोज अमाइनो एसिड्स, पीसी जो बाइकार्ब है, इन सब की अमोनिया, इन सब की यहाँ से एब्जॉर्प्शन होनी है। अब अगर पीसीटी में कोई डिफेक्ट आ गया है, बाइकार्बोनेट की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी, तो ये यूरिन के अंदर ज्यादा आने लग जाएगा, बॉडी के अंदर से इसका लॉस ज्यादा हो जाएगा, तो अगेन मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन आ जाएगी। यूरिन को एसिडिफाई करना होता है अल्फा इंटीग्रेटेड सेल से, जैसे कि यहाँ पे मैंने पढ़ा है कि हाइड्रोजन आयन से, ठीक है, लेकिन वो भी पीछे से इफेक्टिव है, ठीक है। तो बाइकार्बोनेट की थोड़ा सा ये होता है ना कि मैं बताया था ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में भी बाइकार्ब रिलीज होता है, हाइड्रोजन आयंस रिलीज होते हैं, तो वो रिलीज तो हो रहे होंगे, लेकिन जो पीछे से डिफेक्ट आ रहा है पीसीटी से, जो मेन एब्जॉर्प्शन उसकी होनी है वो नहीं हो पाई है, तो वो उसको कंपनसेट नहीं कर पाएगा। ये मेन एक्शन तो बाइकार्बोनेट का पीसीटी से ही है, वो वहीं से मेनली एब्जॉर्ब होना है। तो यहाँ से डिफेक्ट होने की वजह से हमारी बॉडी में पीछे मेटाबॉलिक एसिडोसिस आ जाती है। अब यहाँ पे उन्होंने जो बताया पीएच का, अब क्लिनिकली अगर पूछा जाए, आप देखेंगे आपको दोनों चीजें सेम लग रही हैं, दोनों के अंदर मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा है, दोनों के अंदर पीएच 5.5 से ज्यादा हो जाती है। तो पता कैसे चलेगा कि पेशेंट को टाइप 1 की हुई है या टाइप 2 की हुई है? इसमें डिफरेंस ये होता है कि जो टाइप 1 होती है वो परमानेंटली पीएच ज्यादा रहेगी, आपने एक दिन टेस्ट करवाया, दूसरे दिन करवाया, तीसरे दिन करवाया, विदाउट ट्रीटमेंट वो कॉन्स्टेंटली रेज रहेगी। लेकिन इसमें फर्क होता है, हमें पता है कि बाइकार्बोनेट की नॉर्मल वैल्यू जो है वो 22 to 29 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर तक होती है, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि व्हेन प्लाज्मा बाइकार्बोनेट बिलो रिड्यूस्ड रिजॉर्प्शन थ्रेशोल्ड से थोड़ा सा भी कम होती है, ठीक है, तो पीएच उसकी वो कंपनसेट हो जाती है। मैंने बताया था कि एक और जगह से भी तो बाइकार्ब की जो है रिब्जॉर्प्शन हो रही है, तो वहां से वो कंपनसेट हो जाती है। तो फर्क ये होगा कि अगर आपकी पीएच कॉन्स्टेंटली अल्कलाइन है तो दैट मीन्स टाइप 1 की एसिडोसिस है, लेकिन अब अगर उसमें चेंज है कि वो पहले ज्यादा हुई है पीएच, कुछ दिन के बाद या अपने नेक्स्ट डे देखा वो पीएच अब कम हो गई है, आपके किसी भी इंटरवेंशन के बगैर वो ठीक हो गई है, तो दैट मीन्स कि टाइप 2 की एसिडोसिस है, तो बाइकार्बोनेट कहीं ना कहीं से अभी भी बैलेंस हो रही है उसके अंदर। और अब हाइपोकेलीमिया की भी रीजन थी कि हाइपोकेलीमिया क्यों इस कंडीशन में जो है वो ज्यादा हो जाता है। दोनों में आप पढ़ रहे हैं कि हाइपोकेलीमिया हो रहा है, और इधर देखेंगे तो हाइपरकेलीमिया हो रहा है, ठीक है। तो ये मैं भी आपको इसका बताती हूँ आगे। अच्छा जी। अब ये जो इसकी कॉजेज हैं, फैनकोनी सिंड्रोम से हमने पढ़ा है कि कल मैंने पढ़ाया था कि पीसीटी के अंदर ये एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही बाइकार्बोनेट की, तो उसमें हमने फैनकोनी सिंड्रोम पढ़ा था, और उसमें हाइपोकेलीमिया होता है, पेशेंट को हाइपोफॉस्फेटीमिया होता है, ऑस्टियोपिनिया हो जाता है, ये वही कॉज ही है इसका। मल्टीपल माइलोमा और कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स है, हमें पता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो है वो बाइकार्बोनेट की रीअब्जॉर्प्शन के लिए हमें चाहिए होता है, तो ये वो वाले एंजाइम की अगर उसके इनहिबिटर्स आ गए हैं, उसका एक्शन नहीं हो रहा, तो वो भी रीजन बन सकती है इसकी। फिर तीसरी चीज इसके अंदर आती है हमारे पास के टाइप 4 की है। इसमें ये होता है कि हाइपो एल्डोस्टेरोनिज्म है, किसी भी वजह से पीछे एल्डोस्टेरॉन नहीं प्रोड्यूस हो रहा। फिर दूसरी चीज एल्डोस्टेरोन की रेजिस्टेंस, या तो वो प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन वो उसकी रेजिस्टेंस क्रिएट हो गई है, उसके रिसेप्टर्स पे उसका एक्शन ठीक नहीं हो रहा। तो हमें पता है कि एल्डोस्टेरोन ने क्या करना है, सोडियम की रिटेंशन करवानी है और पोटाशियम को बॉडी से निकालना है। अब अगर उसका एक्शन नहीं आएगा, किसी भी वजह से एल्डोस्टेरॉन का एक्शन नहीं आ रहा, तो हाइपरकेलीमिया की स्टेट आ जाएगी, ठीक है। ये वाली देखिए। अब ये जो हाइपरकेलीमिया है ना, ये पोटाशियम की डायरेक्टली हमारा इनहिबिट करता है अमोनिया की फॉर्मेशन को, जो कि प्रॉक्सिमल टिब्यूल से मैंने बताया था कि पीसीटी में जो है वो अमोनिया की फॉर्मेशन हो रही होती है। तो ये हाइपरकेलीमिया इसको डायरेक्टली इनहिबिट करेगा, इसकी सिंथेसिस नहीं होने देगा अमोनिया जो है बाद में जो है सिक्रीट होना है हमारी बॉडी से यूरिन से, तो वो नहीं हो पाएगी, तो इसका बिल्डअप अंदर हो जाएगा अमोनिया का।
इसकी वजह से जो है वो ये तो हो गया हमारे पास हाइपरकेलेमिया। दूसरा कॉज अब इसमें जो है हमने देखना है कि पीछे से कोई भी इश्यू हो सकता है, हमारे एड्रिनल ग्लैंड्स में भी हो सकता है, एल्डोस्टेरोन की प्रोडक्शन जो वहाँ पे कम हो रही है। कोई पेशेंट कॉन्स्टेंटली लंबा अरसे तक एसी इनहिबिटर्स कोई ड्रग ले रहा है जो कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को इनहिबिट कर रहा है। एनसीड्स हैं, एआरबीज हैं, ये कुछ ड्रग्स इसमें बताया हुआ है, ठीक है। तो ये टाइप 4 की रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस कर देंगी। और इसका जो कॉन्सिक्वेंस वो ये सबसे बड़ा हो सकता है कि अमोनिया चूंकि अब सिक्रेट नहीं हो रहा हमारी बॉडी से, तो वो हमारी बॉडी के बफर को डिस्टरप्ट कर देगा। इसका मेन इफेक्ट ये है। बाकी इसमें स्टोन्स वगैरह का कोई रिस्क नहीं होता। हाइपरकेलेमिया इटसेल्फ बहुत ज्यादा मैंने बताया एरिथमिया कर सकता है पेशेंट को, लेकिन इसमें टाइप 1 और टाइप 2 ज्यादा लीथल है, वो पेशेंट को ज्यादा लंबे साइड इफेक्ट्स देकर जाती हैं। ये डायग्राम से भी आप देख सकते हैं कि एल्डोस्टेरॉन आ तो रहा है, या तो उसका एक्शन प्रॉपर नहीं हो रहा, तो वो जो है अमोनिया के प्रोडक्शन को डायरेक्टली इनहिबिट करता है। और हमारे पास अब अमोनिया जो है वो यूरिन के अंदर जो है प्रॉपरली उस तरह से सिक्रीट नहीं होगा, ये बॉडी के अंदर बिल्डअप बहुत ज्यादा हो जाएगा। अच्छा जी, ये रीनल फिजियोलॉजी का पोर्शन यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया है। अब रीनल पैथोलॉजी का थोड़ा सा आज डिस्कस कर लेते हैं। रीनल फिजियोलॉजी का आपको मैं इसके साथ ही मॉक टेस्ट भेजूंगी, वो आप लोग आज ही सॉल्व कर लीजिएगा। जब भी आपको टाइम मिले, आपकी तैयारी हो गई हो तो आप उसको कंप्लीट कर लें, ताकि हम उस एमसीक्यूज की भी साथ ही हम डिस्कशन कर लें। वो भी आपके पॉइंट्स क्लियर कर देगा। दूसरी बात ये कि जो मॉक टेस्ट होगा उसमें मोस्टली मैंने एमसीक्यू डबल ए से भी ऐड किए हैं। डबल ए जो अगर आप लोग वो बुक यूज कर रहे हैं, और हमारी ये अकेडमी की पॉलिसी भी ये है कि हमने फर्स्ट एड के साथ साथ एसके, रफीउल्लाह और डबल ए, ये चार बुक्स को हमने कवर करना है। तो डबल ए के एमसीक्यूज में पूरे के पूरे यहाँ पे डिस्कस करवाऊंगी। उसका रीनल फिजियोलॉजी का जो यूनिट है वो कल अगर हमें टाइम मिला, नहीं तो परसों। तो आप तब तक अपना मॉक टेस्ट वो कंप्लीट करके रखिएगा, वो मैं आपको लिंक इसके बाद भेज देती हूँ, ठीक है। अच्छा, रीनल पैथोलॉजी से रिलेटेड कुछ चीजें हैं। रीनल पैथोलॉजी के लिए, अच्छा ये पैथोलॉजी के लिए मेनली वैसे तो सजेस्ट किया जाता है कि पैथोमा अच्छी बुक है। तो अगर आप अपनी फर्स्ट एड के साथ उसको भी कंबाइन करके पढ़ेंगे तो हो सकता है कि आपका अच्छा कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो जाए, ठीक है। मैं ये नहीं कहूंगी कि सर्जरी अलाइड का है तो आपको पैथोमा में से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, पैथोलॉजी में से भी उतने क्वेश्चन आ सकते हैं। ये आपकी लक पे डिपेंड करता है। अब सबसे पहले उन्होंने कास्ट का बताया हुआ है। अब ये वाला पोर्शन आपके एमसीक्यूज के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। जो डिपॉजिट्स होते हैं, कास्ट है, आपसे किसी भी चीज का वो पूछ लेंगे कि ये आई है, क्या डिजीज हो सकती है पीछे, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है इसमें। अब कास्ट क्या चीज होती है? कास्ट जो होती है यूरिन के अंदर प्रेजेंट है। प्रेजेंस ऑफ कास्ट इट इंडिकेट्स दैट हेमाचूरिया और पाययूरियाज ऑफ ग्लोमेरुलर और रीनल ट्यूबुलर रीजन। कास्ट जो है वो इट्सेल्फ कोई पैथोलॉजी शो करती है कि मेनली टिब्यूल्स की मैं यहाँ पे कहूंगी। कास्ट जो होती है अगर यूरिन में आ रही है, इसका मतलब है कि जो हमारी रीनल टिब्यूल्स है ना, उसके अंदर कोई मसला है, जो सेल्स की शेडिंग हो रही है, कोई इशू आ रहा है। ग्लोमेरुलस ओरिजिन आप तब कहेंगे जब आपकी कास्ट के अंदर आपको आरबीसीज भी मिलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हमें तो ये पता है ना कि ग्लोमेरुलस टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है, वो ब्लड वेसल्स है। तो अगर आरबीसीज आ रहे हो तो रीनल टिब्यूल से नहीं आ रहे होंगे, वो पीछे ग्लोमेरुलस के लेवल से आ रहे होंगे, ठीक है। अब कुछ इन्होंने कंडीशंस बताई हुई हैं कि ब्लैडर कैंसर है पेशेंट को, या किडनी स्टोन्स है, तो उसके अंदर पेशेंट को हिमाचूरिया हो सकता है, लेकिन कोई कास्ट नहीं आती उसकी, ठीक है। यहाँ पे रीनल ट्यूब्यूल्स का कोई ताल्लुक नहीं होता इससे। फिर एक्यूट सिस्टाइटिस यूरिनरी ब्लैडर के इन्फेक्शन को कहते हैं। उसके अंदर पस इन यूरिन तो आ सकती है, लेकिन कास्ट नहीं आएंगी, अगेन ट्यूब्यूल्स नहीं होती इस जगह पे। ऑल कास्ट कंटेन ए मैट्रिक्स कंपोज्ड प्राइमरीली ऑफ टैम हॉर्सफॉल म्यूकोप्रोटीन्स। ये क्या चीज है? यूरोमॉड्यूलिन secreted by renal tubule cells to prevent UTIs। ये मैं आपको बता दूं कि टर्म हॉर्सपल्स क्या होती हैं। कुछ कास्ट है वो पढ़ लेते हैं आरबीसी कार्ड। जैसे मैंने बताया कि अगर ग्लोमेरुलस के लेवल पे कोई पैथोलॉजी होगी, कोई चीज ग्लोमेरुलस को डैमेज कर रही है, तो हमारा ब्लड आरबीसी जो कि नॉर्मली हमारे यूरिन में फिल्टर नहीं होने होते, वो बेसमेंट मेम्ब्रेन डैमेज होने की वजह से यूरिन में आएंगे, तो इस वजह से आपको आरबीसी की कास्ट आएंगी। कब होंगी? जब ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, ग्लोमेरुलस का इन्फेक्शन होगा। दूसरी बात, हाइपरटेंसिव इमरजेंसी होगी, हाइपरटेंसिव पेशेंट के अंदर भी आ सकता है ये। फिर आती है डब्ल्यूबीसी की कास्ट। ये ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल इन्फ्लेमेशन की वजह से आती है। कोई इन्फेक्शन है आपके पास, वाइट ब्लड सेल्स तब आते हैं एक्यूट के
या ट्रांसप्लांट रिजेक्शन के अंदर WBCs की कास्ट आती है। नेक्स्ट है ग्रैनुलर कास्ट। ग्रैनुलर कास्ट जो होती है ये एक्चुअली डैमेज किडनी ट्यूबुलर सेल से बनती होती है। यूरिन के अंदर वो स्लफ ऑफ होके आते जाते हैं, ठीक है। और वो स्पेशली अगर ग्रैनुलर कास्ट आ रही है तो इसका मतलब है कि कॉज या पैथोलॉजी बहुत ज्यादा स्वेयर हो गई है, कि अब रीनल ट्यूब्यूल्स के नॉर्मल सेल्स भी शेडिंग करना शुरू कर चुके हैं। तो ये एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस के अंदर होता है और इसके अंदर मडी ब्राउन अपीयरेंस आती है। फिर है फैटी कास्ट। फैटी कास्ट है जिनको ओवल फैट बॉडीज भी कहते हैं। ये सबसे बड़ा इंडिकेटर होती है नेफ्रोटिक सिंड्रोम का। क्यों? क्योंकि फैटी कास्ट का मतलब ये है कि लिपिड यूरिया हो गया है, यूरिन के अंदर फैट आने लग गई है, जो कि हॉलमार्क फीचर है हमारी किडनी डिजीज में। नेफ्रोटिक सिंड्रोम का यही फीचर है कि उसके अंदर फैट आती है यूरिन के अंदर। अब फैटी कास्ट इटसेल्फ क्या होती है? मैंने बताया कि ये फैट होती है। ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो रेनल ट्यूब्यूल में बनते हैं। इसके अंदर फैट ग्लोब्यूल्स मैट्रिक्स के साथ मिक्स होके भी आते हैं। और अगर माइक्रोस्कोप की इसकी पिक्चर की बात करें तो बहुत शाइनी अपीयरेंस आती है फैट की उसके अंदर। अब ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम से क्यों रिलेटेड होते हैं? इसमें होता है कि जब नेफ्रोटिक सिंड्रोम में हमारा ग्लोमेरुलस डैमेज हो जाता है, फिल्ट्रेशन जो है, फिल्ट्रेशन इफेक्ट हो जाएगी उसकी वजह से, वो अलाउ करता है बहुत ज्यादा प्रोटीन्स को कि वो यूरिन में लीक हो। प्रोटीन प्रोटीन यूरिया होगा, इनिशियली प्रोटीन यूरिया होगा। अब प्रोटीन अपने साथ लिपिड्स को भी लेके आती हैं और वो फैटी कास्ट कंबाइन होके बनाती हैं साथ में। इसलिए फैटी कास्ट जो है उनको नेफ्रोटिक सिंड्रोम के साथ एसोसिएटेड किया गया है और ये उसकी जो है वो डायग्नोस्टिक मार्कर भी है। अच्छा, इसके साथ साथ होता है कि ओवल फैट बॉडीज क्या होती हैं? ये लिपिड फिल्ड एपिथेलियल सेल्स हैं। रीनल ट्यूब्यूल्स की एपिथेलियल सेल्स हैं जिनके अंदर लिपिड फिल्ड होगा। ये भी हमारे जो है वो प्रेजेंट हो सकते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम में। तो MCQ में आपसे शायद वो ओवल फैट बॉडीज का लफ्ज लिख के पूछे। दूसरी बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि माल्टेज क्रॉस साइन, ये क्या चीज है? ये देखिए, ये वाली जो डायग्राम है ना, ये है माल्टेज क्रॉस साइन। ये होता है कि 8 है हमारे पास, 8 पॉइंटेड क्रॉस मेड होते हैं, 4 एरो, जो हमारी एरोहेड की शेप है ना, ये एरोहेड्स है ना, ये 4 है, ठीक है। इन्होंने मिलके जो है ना 8 स्ट्रक्चर्स बनाने होते हैं। ये पॉइंट्स जो होती है ये V शेप बना रही है, देखें। और इनकी दो दो टिप्स बाहर की तरफ जा रही हैं। तो ये जो, इसको माल्टीज क्रॉस साइन कहते हैं। और अब इसको क्यों कहते हैं मुझे नहीं पता, कोई इटली बेस्ड कोई इनका पीछे से रिलेशन था, ठीक है। तो होता ये है कि इसके अंदर ये जो बायोफ्रिंजेस बन गई है ना, ये बहुत सारी पैथोलॉजीज में बनती हैं, सिर्फ ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम से एसोसिएटेड नहीं है। ये कुछ इन्फेक्शंस होते हैं, क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मिन्स इन्फेक्शन उसमें होता है। इसके अलावा जो कोलेस्ट्रोल की हमने स्टोरेज डिजीजेस पढ़ी थी उसके अंदर भी था। और इसके अलावा एरिथ्रोपोइटिक प्रोटोपोरफायरियाज जो हैं उसके अंदर भी बन सकता है। और चौथी चीज नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर होती है। अब आगे वेक्सीकास्ट क्या होती हैं? वेक्सीकास्ट एंड स्टेज रेनल डिजीज में आती हैं। इसमें क्यों होती हैं? ये फाइनल स्टेट ऑफ कास्ट डिजेनरेशन को शो कर रही होती हैं। ये शो करती हैं कि इट्स वेयर लॉन्ग स्टैंडिंग किडनी डैमेज हो गया है और यूरिन फ्लो भी अब कम हो गया है। इसकी वजह से जो है वो एक्सट्रीम स्टेसिस हो जाती है। जब हमारा यूरिन की ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, यूरिन नहीं बाहर फ्लो हो रहा, पीछे की तरफ बिल्ड अप हो गया है, तो जो यूरिन की स्टेसिस आएगी तो वो इनकी प्रोलॉन्ग स्टेटस की वजह से क्या होगा कि इसके ब्रेक डाउन होने लग जाए। जब इसकी ब्रेक डाउन होगी तो जो सेलुलर डेब्री होगा ना, वो सेलुलर डेब्री की एक वैक्सी अपीयरेंस आती है। तो वो क्रॉनिक किडनी डिजीज या एंड स्टेज रीनल डिजीज के अंदर पेशेंट के अंदर स्टेसिस की वजह से वैक्सी कास्ट बन जाती होती है। फिर आती है हाइलिन कास्ट। ये ट्यूब शेप पार्टिकल्स होते हैं, यूरिन के अंदर होते हैं, यूरोमॉडलिन से बनी होती हैं ये, ठीक है। और यूजुअली कब बनती है? ये डिहाइड्रेशन में, स्ट्रीनियस एक्सरसाइज में बन जाती हैं, डायूरेटिक्स की थेरेपी में, फीवर में भी होती हैं, या फिर ब्लड फ्लो किडनी का पीछे कम है तो ये हाइलिन कास्ट बन जाती है। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था कि मैं आपको इसका बताऊंगी टॉम टैम हॉर्सफेल जो मिकोप्रोटीन यूरोमॉडलिन, ये क्या चीज है जो हमारी कास्ट का मेन कंपोनेंट होता है? ग्लाइकोप्रोटीन है जो कि हमारे यूरिन में नॉर्मली प्रेजेंट होती है और वो आयंस की ट्रांसपोर्ट और वॉल्यूम इसको मेंटेन कर रही होती है। और ये जो प्रोटीन है ना, ये थिक असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले से बन रही होती है। और यूरिन के अंदर सबसे ज्यादा जो प्रोटीन, हमें थोड़ा बहुत जो कंपोनेंट भी आता है ना, तो सबसे मेजर उसका जो है वो टैम हॉर्सफेल प्रोटीन इन्हीं का होता है। मैंने बताया कि थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से बन रही होती है ना, ठीक है। और ये हाइलिन कास्ट का मेन कंपोनेंट होती है। वैसे तो किसी भी कास्ट में हो सकती है लेकिन हाइलिन के अंदर ये सबसे ज्यादा प्रेजेंट होती है।
और इनका फंक्शन में बताया कि आयन की ट्रांसपोर्ट और वॉल्यूम को मेंटेन करती हैं, हमें यूटीआई से बचाती हैं, थोड़ा सा ये इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन भी कर रही होती हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है ग्लोमेरुलर डिसऑर्डर्स को उन्होंने डिस्कस किया हुआ है। ग्लोमेरुलस की फोकल, डिफ्यूज, प्रोलिफरेटिव मेम्ब्रेनस, ये सब क्या चीजें होती हैं। फोकल का मतलब ये है कि हमारा लेस देन 50% ऑफ ग्लोमेरुलस इन्वॉल्व हुआ है, और डिफ्यूज का मतलब जैसे कि उसका नाम ही बता रहा है कि उसने 50% से ज्यादा हमारा ग्लोमेरुलस पैथोलॉजी में इन्वॉल्व हो चुका है। फोकल की वजह से फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस है। डिफ्यूज की वजह से डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस हो गई है, ठीक है। फिर प्रोलिफरेटिव है, उसके अंदर हाइपोसेलुलर ग्लोमेरुलस होता है। हाइपरसेलुलर का क्या मतलब है कि इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स इन ग्लोमेरुलस हो गया है, ठीक है। तुम्हें पता है कि किडनी का ये हमारा फिल्टर है सबसे मेन। तो जब हम इसकी हाइपरसेलुलर का इसका मतलब है कि ग्लोमेरुलस की एक्टिविटी इंक्रीज हो गई है, वो हाइपर एक्टिवेट हो गया है। अब उसमें भी तीन तरह के आगे होते हैं। ये मेसेंजियल हाइपरसेलुलरिटी होती है, एंडोकैपिलरी होती है, या एक्स्ट्रा कैपिलरी होती है। लेयर्स के मुताबिक होता है, या तो मेसेंजियल सेल ज्यादा हो गए हैं, या अब उसकी कैपिलरी ल्यूमेन के अंदर एंडो कैपिलरी जो है उसके अंदर सेल्स के एग्रीगेट ज्यादा हो गए, या फिर वो एक्स्ट्रा कैपिलरी है, ठीक है। ये इसकी आगे की डिटेल है, लेकिन बस आपको पता हो कि हाइपरसेलुलर ग्लोमेरुलस का मतलब ये है कि उसके सेल्स अब साइज इंक्रीज हो गया है और अब उसकी एक्टिविटीज ज्यादा हो गई है। अब नेक्स्ट है प्राइमरी ग्लोमेरुलर डिजीज। ये होती है कि स्पेशली जो है प्राइमरी सेकेंडरी का हमें फर्क पता है कि प्राइमरी का मतलब ये है कि ग्लोमेरुलस के अंदर पैथोलॉजी है, और सेकेंडरी डिजीज का मतलब ये है कि पैथोलॉजी कहीं और है, कोई और सिस्टेमिक इलनेस है जिसने अब ग्लोमेरुलस को अफेक्ट कर दिया है, तो ये सेकेंडरी हो जाती है। जैसे कि एसएलई हमें पता है कि इसका ओरिजिन कहीं और होता है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी, कि डायबिटिक पेशेंट के अंदर नेफ्रोपैथी होती है, वो बाद में हमारे ग्लोमेरुलस को अफेक्ट करती है। तो ये प्राइमरी सेकेंडरी उसी डिफरेंस को बताया हुआ है इन्होंने यहाँ पर। पैथोमा के अंदर इन सबको ज्यादा डिटेल में बताया गया है, और इनमें से किसी के भी फीचर्स पूछे जा सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है ग्लोमेरुलर डिजीजेस की इनकी डायग्राम बताई गई है। नेफ्रोटिक और नेफ्रिटिक सिंड्रोम, ये भी एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी स्पेशलिटी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। आपको इनका फर्क पता होना चाहिए, आपको नाम पता होना चाहिए कि नेफ्रोटिक के अंदर कौन कौन सी डिजीजेज आती हैं और नेफ्रिटिक के अंदर, और फिर ऐसी कौन सी डिजीज है जो कि कंबाइंड इन दोनों को शो कर रही होती हैं। अब सबसे पहले नेफ्रिटिक को देखें तो, ठीक है, मेन जो दोनों में फंक्शन ये होता है कि दोनों में से अब कौन सी सब्सटेंस जो है वो इम्प्रॉपरली फिल्टर होगी। ये दोनों ग्लोमेरुलस की ही डिजीजेस हैं हमारी, लेकिन फर्क ये है कि किस सिंड्रोम के अंदर कौन सी सब्सटेंस फिल्टर हो जाएगी। नॉर्मली तो हमारी ना ब्लड ने आना है यूरिन के अंदर, ना प्रोटीन्स ने आना है, तो इनमें यही फर्क होता है। नेफ्रेटिक सिंड्रोम में मेनली क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन हो जाती है, किसी भी पैथोलॉजी की वजह से, रीजन की वजह से उसकी इन्फ्लेमेशन हो गई है, तो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन उसकी डैमेज हो जाएगी, जिसकी वजह से आरबीसी यूरिन के अंदर आने लग जाएंगे, ब्लड आने लग जाएगा, और हिमाचूरिया की पेशेंट कंप्लेन करेगा। लेकिन जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम है ना, उसके अंदर ये होगा कि प्रोटीन्स आने लग जाएंगे, उसके पोडोसाइट, जो कि मैंने बताया था सबसे बाहर वाली लेयर है, विसरल एपिथेलियल लेयर है, पोडोसाइट्स होते हैं। पोडोसाइट जब डैमेज होंगे तो सामने उसकी नेगेटिवली चार्ज जो उसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो एक्सपोज हो जाएगी, उसका डैमेज होगा। जब वो नेगेटिवली चार्ज होगी, मैंने बताया कि उसके नेगेटिवली चार्ज होने का फायदा ये है कि हमारी प्रोटीन्स जो है वो रिपेल हो जाती हैं, फिल्ट्रेट में नहीं आती। तो इस वजह से प्लाज्मा प्रोटीन्स जो है वो लीक होने लग जाएंगी वोमेन स्पेस के अंदर, क्योंकि अब उसका चार्ज बैरियर डैमेज हो चुका है। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में बेसिकली प्रोटीन यूरिया होता है ग्लोमेरुलस की डैमेज होने की वजह से, और नेफ्रेटिक में ब्लड आना शुरू हो जाते हैं, आरबीसीज आने लग जाते हैं ग्लोमेरुलस की डैमेज की वजह से। डैमेज एक ही जगह पे है, लेकिन सिर्फ फर्क है कि अब क्या चीज फिल्टर होके आएगी, ठीक है। आई होप इसका आपको दोनों का बेसिक कॉन्सेप्ट पता चल गया हो। अब आपको पता चल जाएगा नेफ्रोटिक में प्रोटीन यूरिया, नेफ्रेटिक में हिमाचूरिया, तो आपको आगे इनकी एग्जांपल्स को बताने में आसानी होगी। अब नेफ्रेटिक के अंदर जब हिमाचूरिया आ जाएगी, आरबीसीज आने लग जाएंगे कास्ट के अंदर, तो जीएफआर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, ब्लड ज्यादा है, यूरिन आउटपुट पेशेंट का कम होगा, एजोटीमिया होगा। ये एजोटीमिया और यूरीमिया का भी मैं आपको आगे कॉन्सेप्ट बताऊंगी, हम एक्यूट किडनी इंजरी में इसको पढ़ेंगे। जब हमारा यूरिन आउटपुट कम होगा, जीएफआर कम होगा, तो रीनन रिलीज होगा ना, ये सिस्टम एक्टिवेट होगा, तो ये वाटर की रिटेंशन करने की कोशिश करेगा, बॉडी में इसको मेंटेन करेगा, हाइपरटेंशन की तरफ लेकर जाएगा, ये कंपनसेटरी इसका मैकेनिज्म शुरू हो जाएगा, ठीक है।
अब प्रोटीन यूरिया भी होता है नेफ्रेटिक के अंदर। अब आपके जेहन में बात आएगी ना कि ग्लोमेरुलस डैमेज है तो सिर्फ आरबीसीज क्यों आ रहे हैं, वहां से तो प्रोटीन भी लीक होनी चाहिए ना। तो हाँ जी, नेफ्रेटिक के अंदर भी प्रोटीन यूरिया होता है, लेकिन प्रिडोमिनेंटली इसके अंदर जो है वो आरबीसीज आएंगे। प्रोटीन यूरिया इसका जो है वो लेस देन 3.5 ग्राम पर डे से थोड़ा सा होता है, सब नेफ्रोटिक रेंज में रहता है, लेकिन सीवियर केसेस में हो सकता है कि ये इसको भी क्रॉस कर जाए। अब एग्जांपल्स दी हुई है नेफ्रेटिक की क्या होती है कि इन्फेक्शन एसोसिएटेड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, गुड पास्चर सिंड्रोम, आईजी नेफ्रोपैथी जिसको बर्जेस डिजीज कहते हैं, एल्पॉर्ट सिंड्रोम, एमपीजीएन है आगे। इन सबको भी अलग अलग मैं आगे बताती हूँ। अब नेफ्रोटिक की बात करते हैं तो इसमें प्रोटीन यूरिया होगा और बहुत मैसिव प्रोटीन यूरिया होगा। इन दोनों को हमने क्लिनिकली डिफरेंशिएट करना है तो प्रोटीन यूरिया को देखेंगे, इसमें सबसे ज्यादा मैसिव होता है, 3.5 ग्राम पर डे से ज्यादा होगा। दूसरी बात, अब प्रोटीन यूरिया हो गया, पीछे कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा, पेशेंट को एडीमा डेवलप होगा, प्रोटीन्स पीछे कम होगी, हाइपोएल्बुमिया होगा। तो वो जो हार्ट फेलियर के पेशेंट की कंडीशन आ रही होती है ना, वो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में आ रही होती है। ठीक है। प्रोथी यूरिन विद फैटी कास्ट आएगा एसोसिएटेड विद हाइपरकोगुबल स्टेट ड्यू टू एंटी थ्रोम्बिन 3 लॉस। अच्छा जी, अब हाइपरकोगुबल स्टेट कैसे आती है पेशेंट की? हमें ये पता है कि एंटी थ्रोम्बिन 3 जो है उसकी एंटी कोगुलेंट प्रोटीन है ब्लड के अंदर, जो वो डेफिशिएंट होगी तो पीछे से एबिलिटी नहीं रहेगी उसकी कोगुलेशन करवाने की, क्लॉट फॉर्मेशन नहीं होगी तो पीछे जो है वो हाइपर कोगुबल स्टेट आ जाएगी। सॉरी एंड तो सॉरी ममता कि इनहिबिट करनी होती है थ्रोम्बिन को, जो कि ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन के लिए जो एक की एंजाइम है। ठीक है। तो ब्लड क्लॉट्स अननेसेसरी बनने लग जाएंगे, हमारी बॉडी के अंदर एक हाइपर कोगुबल स्टेट आ जाएगी उसकी। फिर इसके बाद है कि रिस्क ऑफ इन्फेक्शन हो जाएगा, क्योंकि इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी रिलीज होने लग गई हैं, पीछे बॉडी के अंदर इम्यूनिटी कम रह गई है, कॉम्प्रोमाइज स्टेट के अंदर आ गई है बॉडी, जिसमें इन्फेक्शन पेशेंट को सेकेंडरीली हो जाएंगे। अब इसके आगे आपको बताया गया कि प्राइमरी है और सेकेंडरी है, एफएसजीएस है, मिनिमल चेंज डिजीज जो कि चिल्ड्रन में होती है, फिर ये मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी, एमाइलोइडोसिस है। ठीक है। फिर कंबाइंड नेफ्रेटिक नेफ्रोटिक होता है। मैंने कहा कि ग्लोमेरुलस डैमेज है, चाहे आरबीसीज आए या प्रोटीन आए, दोनों इस जगह से आ सकते हैं। तो कुछ पेशेंट के अंदर ये दोनों कंबाइंड भी हो सकते हैं कि जीबीएम ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन कंबाइंड डैमेज हो गई है, तो अब आरबीसीज भी यूरिन में आ रहे हैं। ठीक है। और प्रोटीन्स भी आ रही है क्योंकि चार्ज बैरियर भी डैमेज है, दोनों भी कंडीशन हो सकती है। और पेशेंट को जो है वो प्रोटीन यूरिया नेफ्रोटिक रेंज का होगा, मतलब वो 3.5 ग्राम पर डे से ज्यादा होगा, और साथ में नेफ्रेटिक के भी थोड़े सिंड्रोम आ रहे होंगे, हिमाचूरिया भी होगा पेशेंट को, यूरिन आउटपुट भी इसका कम होगा, पीछे हाइपरटेंसिव कंडीशन भी हो सकती है। लेकिन अच्छा, ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, ये डिफ्यूज प्रोलिफरेटिंग ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एंड मेम्ब्रेनस प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इनके अंदर इन दोनों फॉर्म्स प्रेजेंट हो सकती हैं। अब नेफ्रेटिक सिंड्रोम का उन्होंने हर टाइप को अलग से एक्सप्लेन किया हुआ है। इन्फेक्शन रिलेटेड जो है इसमें हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जो है वो एक्सप्लेन किए हुए हैं, ये हम आगे अलग से पढ़ेंगे। 4 किस्म के हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस होते हैं और वो डिफरेंट डिजीजेस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अच्छा जी, इसमें बताया कि पेशेंट को जो है इन्फेक्शन रिलेटेड में होगा कि पहले प्रायरली पेशेंट को 2 to 4 वीक्स पहले कोई इन्फेक्शन होगा, स्पेसिफिकली स्ट्रेप्टोकोकल ए ग्रुप का जो है इन्फेक्शन, फेरेंजाइटिस भी हो सकता है, स्किन इन्फेक्शन भी हो सकता है। एडल्ट्स में स्टेफिलोकोकस की वजह से होगा और बच्चों में स्ट्रेप्टोकोकल की वजह से पहले कोई इन्फेक्शन होगा। उसके 2 से 4 हफ्ते के बाद पेशेंट के अंदर जो है वो कंजम्पटिव हाइपो कॉम्प्लीमेंटेनीमिया होगा, उसका कॉम्प्लीमेंट सिस्टम ये सारा डिक्रीज होने लग जाएगा, जिसकी वजह से एक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस आएगी, ग्लोमेरुलस का फंक्शन हाइपर सेलुलर हो जाएगा और इसकी वजह से स्टेरिस्काई अपीयरेंस आती है। ठीक है। कंपोजिशन कॉम्प्लीमेंट्स की डेपोजिशन हो जाएगी जीबीएम पे, तो स्टेरिस्काई या लंपी बम्पी अपीयरेंस आती है। और इसके जो है वो सब एपिथेलियल आईसी डिपॉजिट्स, इसका मतलब है इसके इम्यून कॉम्प्लेक्स के हम्स जो है वो डिपॉजिट होने लग जाएंगे। सीधे लफ्जों में बताऊं तो इस एक्यूट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में क्या होता है कि जब C3 लेवल्स कम हो जाएंगे इसमें, तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है वो बहुत ज्यादा ऑल्टरनेटिवली एक्टिवेट हो जाएगा, बाकी का C3 कम हुआ तो बाकी का ऑल्टरनेट पाथवे दी, जिसकी वजह से फर्दर C3 की रैपिड कंजम्पशन हो जाएगी। तो अब इम्यूनिटी कम होगी पेशेंट के अंदर। ठीक है। तो C3 की बाकी जो कहीं पर ही किडनी के अंदर ही, तो वो सब एपिथेलियल होते हैं। एमसीक्यू यही आता है
कि इसके अंदर किस किस्म के डिपॉजिट्स होते हैं। ये डिपॉजिट जो होते हैं वो बम्प्स के तौर पे ग्लोमेरुलस के अंदर आपको नजर आ रहे होते हैं, और यूजुअली ये इन्फेक्शन रिलेटेड ही होते हैं। तो सब एपिथेलियल जो होते हैं वो लार्ज होंगे, ये इरेगुलर शेप्ड होते हैं, और एक कोई क्लियर सबस्ट्रक्चर इनका नहीं होता, बहुत इरेगुलर से नजर आएंगे। ठीक है, और अक्सर ये खुद भी डिसअपियर भी हो जाते हैं। तो इनको जो है वो पूछ सकते हैं आपसे कि किस किस्म की पैथोलॉजी में होते हैं, किसी स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन पहले बच्चों में हुआ हो या एडल्ट्स में स्टेफिलोकोकस इन्फेक्शन, तो इसके अंदर सब एपिथेलियल हम्प्स बनते हैं। फिर नेक्स्ट आता है आईजी नेफ्रोपैथी क्या होती है। आईजी से पहले मैं आपको आरपीजीएन का बताती हूँ, रैपिडली प्रोग्रेसिव या क्रिसेंटिक ग्लोमेरुलर भी है। इसके अंदर क्या होता है कि अगेन इम्यून कॉम्प्लेक्स की डेपोजिशन होती है, और जो हमारे पास पेशेंट के अंदर कॉजेज होते हैं, इसमें होता है कि एसएलई की वजह से आईजी नेफ्रोपैथी, या फिर कोई पोस्ट इन्फेक्शन ग्लोमेरुलर या एंडोकार्डाइटिस नहीं किया है। ठीक है, ये सारे क्या होता है कि हमारे ग्लोमेरुलस के अंदर आके इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट हो जाएंगे, और सीरम के अंदर कॉम्प्लीमेंट लेवल्स कम हो जाएंगे, और मोस्टली ये बच्चों के अंदर ज्यादा प्रेजेंट होती है कंडीशन। ठीक है, और टाइप अक्सर इसमें कहा जाता है कि इसकी फॉर्म ये होती है कि एंटी जीबीएम इसकी फॉर्म होती है। एंटी जीबीएम में क्या होता है कि हमारी जो ऑटो एंटीबॉडीज है वो टाइप 4 कोलेजन के अगेंस्ट ही बनने लग जाती है, वो खुद के ही ग्लोमेरुलस को डैमेज कर रही होती है, इसकी जीबीएम को डैमेज करती है। तो इसके अंदर जो है हमारे पास डिपॉजिट्स का भी पॉसी होना चाहिए। एक चीज पहले मैं बता दूं, ये देखिए, पॉसी इम्यून चीज जो है ये इसकी एक फॉर्म होती है। इसमें क्या होता है कि ग्रेनुलोमेटोसिस होती है, इसमें पोलियंजाइटिस साथ में होती है, कि इम्यून डिपॉजिट्स नहीं प्रेजेंट होते सेल्स के अंदर। आपसे एमसीक्यू ये भी पूछ सकते हैं कि ऐसी कौन सी डिजीज है जिसके अंदर डिपॉजिट्स नहीं प्रेजेंट। इसमें सिर्फ जीबीएम की ब्रेकडाउन हो जाएगी, नेक्रोसिस हो जाएगी, क्रीसेंट्स की फॉर्मेशन होगी, लेकिन इसके अंदर कोई भी डिपॉजिट्स नहीं बनेंगे। ठीक है, तो अगर आपको आता है कि इसके अंदर कौन से डिपॉजिट्स, आप क्रीसेंट्स को ऑप्ट कर सकते हैं इसमें। अच्छा जी, उनको रिटेन कर सकते हैं तो करें, पर मेन चीज इसमें आपको डिपॉजिट्स का पता होना चाहिए, और ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज किस लेवल पे इफेक्ट कर रही है, कौन सी नेफ्रोटिक के अंदर है, कौन सी नेफ्रेटिक के अंदर है। अब ये डिफ्यूज है, डिफ्यूज के अंदर क्या होता है कि हमारे पास ग्रेनुलर सब एपिथेलियल डिपॉजिट इम्यून कॉम्प्लेक्सेस के जो बन जाते हैं, इसमें प्राइमरीली C3 होता है, IgG, IgA, IgM होती हैं, और ये हम्प्स के तौर पे नजर आते हैं। ठीक है, और ये ग्लोमेरुलस की एंडोथेलियम और मेसेंजियल सेल्स की प्रोलिफरेशन हुई होती है इसके अंदर ही जो है। अब देखिए ना, डिफ्यूज का मतलब ये है कि मोर देन 50% ग्लोमेरुलस इन्वॉल्व है, प्रोलिफरेटेड का मतलब ये है कि इसी ग्लोमेरुलस के जो एंडोथेलियल और मेसेंजियल सेल्स है ना, उन्हीं की प्रोलिफरेशन बढ़ती गई है। ठीक है, जिसकी वजह से सेलुलरिटी डिफ्यूज लेवल पे बहुत ज्यादा हो गई है, डिफ्यूज हो गई है कि 50% से ज्यादा ग्लोमेरुलस भी इसमें इन्वॉल्व हो गया, उसके सेल्स बढ़ गए हैं। तो इस पे वाइड लूपिंग ऑफ कैपिलरीज की फॉर्म नजर आती है, और डिपॉजिट जो होते हैं वो सब एंडोथेलियम भी होते हैं, लेकिन समटाइम ये सब एपिथेलियम भी हो जाते हैं। अगेन ये कंपोजिशन में वो ये कि C3 होगा और इसमें इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट होगी, और कास्ट इसके अंदर ग्रैनुलर आती है। नेफ्रेटिक सिंड्रोम जो है इसके आगे बताई हुई है कि एल्पोर्ट सिंड्रोम है, इसमें टाइप 4 कोलेजन की जब म्यूटेशन आएगी तो हमारी जो जीबीएम है, ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, वो इफेक्ट होगी, उसकी ऑल्टरेशन आएगी, तो उसकी प्रॉपर फिल्ट्रेशन नहीं हो पाएंगी, उसको प्रॉपरली नेगेटिवली चार्ज नहीं होगी, उसके अंदर बास्केट वीव अपीयरेंस आएगी, उसकी इरेगुलर थिकनिंग की वजह से या उसकी स्प्लिटिंग हो जाएगी। तो एल्पोर्ट सिंड्रोम जो है वो जीबीएम ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन की जो है वो प्रॉपर फॉर्मेशन से रिलेटेड है। अगर उसके अंदर स्प्लिटिंग हो गई, वो अच्छी नहीं बनी, तो एल्पॉर्ट सिंड्रोम होगा पेशेंट के अंदर। अच्छा, मैंने बताया था आईजी नेफ्रोपैथी बर्जर डिजीज है। इसमें भी ये होता है कि ग्लोमेरुलस की इन्फ्लेमेशन ही पर्टिकुलरली हो जाती है पेशेंट के अंदर, उसकी पास ग्लोमेरुलस डैमेज होता है। ये सारी की सारी नेफ्रेटिक नेफ्रोटिक ग्लोमेरुलस के डैमेज पर ही है, लेकिन डिफरेंट पैथोलॉजीज की वजह से है, पीछे कोई और रीजन बनती है हर किसी के लिए। अब देखिए, इस डायग्राम में उन्होंने डिपॉजिट्स बताया है कि मैंने कुछ कहा कि कुछ के सब एपिथेलियल होते हैं, कुछ के
सब एंडोथीलियल होते हैं, ये देखिए। ये विसरल लेयर या उसकी एपिथीलियम कह सकते हैं, ठीक है। ये सब एपिथीलियम जो पोडोसाइट्स के पास पड़े होते हैं डिपॉजिट, वो सब एपिथीलियम है। ये इंट्रामेम्ब्रेनस है, ठीक है, इस जेबियम के अंदर। फिर सब एंडोथीलियल है, इस एंडोथीलियल लेयर से बाहर आके। और फिर ये मेसेंजियल है, मेसेंजियल सेल जो है वो हमारी एंडोथीलियम के भी अंदर जाके पड़े होते हैं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम है नेक्स्ट। यहाँ तक आप नेफ्रिटिक में यही अच्छे से याद कर लेना कि किस डिजीज में कौन से hazards होते हैं, तो मेरा ख्याल है आप इसके साथ ही पास्ट पेपर्स भी खोल कर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा उन्होंने सिर्फ कितना पूछा हुआ है। नेक्स्ट है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में बताया कि इसमें मेनली प्रोटीन यूरिया होता है हमारा। तो इसकी भी फॉर्म्स है, मिनिमल चेंज डिजीज, ये बच्चों के अंदर ज्यादा कॉमन होती है। और जो दूसरी है फोकल सेगमेंटल है, वो एडल्ट्स के अंदर ज्यादा होती है। फोकल सेगमेंटल में क्या होता है कि स्कारिंग हो जाती है ग्लोमेरुलस की, जब वो डैमेज हो जाएगा तो प्रोटीन यूरिन के अंदर आने लग जाएगी, और पेशेंट को वही प्रोटीन, इस सारों में पेशेंट के अंदर कंडीशन वही एडीमा वाली आएगी कि एडिमा होगा लेग्स का, एंकल्स का, पफीनेस अराउंड द आईज हो जाएगी, वेट गेन होगा, फ्लूइड बिल्डअप की वजह से ही होगा, और यूरिन फ्रॉथी हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी इसकी है, इनकी आगे सारी बताई हुई है, इसमें स्पाइक एंड डोम अपीयरेंस है जैसे कि बताया हुआ है। तो ये सब चीजें आप लोग खुद रीड कर लीजिएगा, इसमें कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है इसका, कोई खास पैथोलॉजी पीछे सेम ही है, क्यों बनता है हर किसी में डिफरेंट हो जाता है, लेकिन बस एमसीक्यू से ज्यादा रिलेटेड पूछते हैं, जैसे कि ये मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी में होता है कि एमसीक्यू ये आता है कि प्रायर टू एचबीवी या एचसीवी को इन्फेक्शन हुआ है पेशेंट को, और अब जो है वो किडनी की ये सिचुएशन बन गई है, तो क्या डिजीज हुई होगी, वो मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है किडनी स्टोन्स। किडनी स्टोन की कॉम्प्लिकेशन हमें पता है कि अगर प्रोलॉन्ग रहेंगे पेशेंट में तो हाइड्रोनेफ्रोसिस होगी, विच इज एक्चुअली, हाइड्रोनेफ्रोसिस क्या है, वो हाइड्रोस्टेटिक डायलिटेशन है, हमारी रीनल पेल्विस और कैलिसिस की डायलिटेशन हो जाती है। जब यूरिन की आगे की तरफ ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो वो पीछे की तरफ प्रेशर बिल्डअप करवाएगा। पायलोनेफ्राइटिस है कि रीनल पेल्विस में इंफेक्शन कर सकते हैं, एक्यूट किडनी इंजरी भी कर सकते हैं। ऑब्स्ट्रक्टेड स्टोन प्रेजेंट विद यूरिनेटर फ्लैग टेंडरनेस होती है पेशेंट को, यूरेटर में आ जाए तो कोलिक की पेन होती है, हिमाचूरिया भी कर सकते हैं। तो फ्लूइड इनटेक इसमें ज्यादा करना होता है। फिर एक चीज आती है रेडियो ल्यूसेंट और रेडियो ओपेक स्टोन्स। ये क्या चीज होती है? रेडियो ओपेक स्टोन जो होते हैं वो डेंस इतने होते हैं कि वो एक्सरेज को ब्लॉक कर लेते हैं, ठीक है। इसकी वजह से ये एक्सरेज पे अपेयर होते हैं। लेकिन जो रेडियो ल्यूसेंट होते हैं वो अपेयर नहीं होते, वो क्लियर ही आते हैं, उनको आप नहीं पकड़ सकते। जो रेडियो ओपेक है उनको हम इमेजिंग पे डिटेक्ट कर सकते हैं। अब रेडियो ओपेक कौन से होते हैं? वो कैल्शियम ऑक्सलेट और कैल्शियम फॉस्फेट के स्टोन्स होते हैं, एस्ट्रो व्हाइट स्टोन्स भी कहते हैं। और रेडियोल्यूसेंट जो है वो यूरिक एसिड और सिस्टीन के स्टोन्स होते हैं। और समटाइम्स अगर प्रोटीन लाइक स्टोन्स भी कहें तो वो रेडियोल्यूसेंट होते हैं। अब ये कि रेडियो ओपेक स्टोन्स को तो हम एक्सरे से डिटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन एक्सरे पे हम रेडियोल्यूसेंट स्टोन्स हैं उनको नहीं हम लोग डिटेक्ट कर पाते। लेकिन सीटी स्कैन जो होता है वो हर किस्म के स्टोन्स को डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है। और अल्ट्रासाउंड बेसिकली रेडियो ल्यूसेंट के लिए होता है। अगर हमारी एक्सरेज नहीं पकड़ पाती उनको तो अल्ट्रासाउंड उनको पकड़ लेते हैं। और फिर भी अगर अल्ट्रासाउंड पे भी ना आए तो कंट्रास्ट सीटी भी कंट्रास्ट करवाया जाता है इस स्टोन को डिटेक्ट करने के लिए। अब कुछ टाइप्स दी हुई हैं, हमें पता है कि कैल्शियम, अमोनियम, यूरिक एसिड, सिस्टीन। कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन्स हैं, रेडियो ओपेक होते हैं, हाइपरडेंस होते हैं, और मोस्ट कॉमन 80% तक यही ज्यादा कॉमन होते हैं। और इसमें दो तरह के होते हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट या कैल्शियम फॉस्फेट के हैं। कैल्शियम ऑक्सलेट के फिर भी इससे ज्यादा होते हैं, ठीक है। अब इसमें जो है कुछ चीजें हैं जो आपकी याद करने वाली हैं, देखिए। ट्रीटमेंट जो उन्होंने बताया हुआ है, ट्रीटमेंट आप साथ में देख लें, या फिर इनकी क्रिस्टल्स की शेप है। सबसे ज्यादा तो इनकी ये पूछ सकते हैं कि रोम्बॉइड क्रिस्टल्स किस किस्म की किडनी स्टोन्स में होती हैं। ये आपके लिए ज्यादा जरूरी है, रेडियो ओपेक, रेडियो ल्यूसेंट का आपको फर्क पता हो, और ये पता हो कि किस कैल्शियम किडनी स्टोन के अंदर किस किस्म की क्रिस्टल्स बनती हैं। अब जैसे अमोनियम मैग्नीशियम फॉस्फेट जो स्ट्रो वाइट स्टोन्स होते हैं उसके अंदर कॉफिन लिड, सैक्रोफिगस जो है वो क्रिस्टल्स बनती हैं।
फिर एक चीज ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि इसके अंदर इन्फेक्शन हो सकते हैं। ये स्ट्रोमाइट स्टोन जो होते हैं इनके अंदर इन्फेक्शन होने का रिस्क होता है। तो कौन से ऑर्गेनिज्म है जो कि इन्फेक्शन कर सकते हैं? वो प्रोटियस मिराबिलिस है, स्टेफिलोकोकस सेप्रोफाइटिकस है, क्लेप्सिला है। यूरिक एसिड के अंदर रुम्बाइड और रोजेटे अपीयरेंस के अंदर आती हैं। और फिर है सिस्टीन है जो कि हेक्सागोनल अपीयरेंस देती है इसकी। नेक्स्ट हाइड्रोनेफ्रोसिस में बताया कि डायलिटेशन या डिस्टेंशन ऑफ रीनल पेल्विस और कैलिसिस हो गई है। यूरिन की किसी भी वजह से आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन है तो वो पीछे की तरफ प्रेशर बिल्डअप होगा। ऑब्स्ट्रक्शन की रीजन कोई भी हो सकती है। रिनल स्टोन्स है, बीपीएच, प्रोस्टेट की इनलार्जमेंट है जो कि यूरिन को पास नहीं होने दे रही, कंजेनिटल कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, लोकली एडवांस सर्वाइकल कैंसर है, इंजरी टू यूरेटर, कुछ भी है, यूरेटर की किसी भी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन है तो पीछे पेशेंट को हाइड्रोनेफ्रोसिस डेवलप हो जाती है। और ये बहुत जल्दी डेवलप नहीं होती, इट टेक्स टाइम टू डेवलप। डायलिटेशन अकर्स प्रॉक्सिमल टू साइट ऑफ पैथोलॉजी, तो मैं पता ही है ना। फॉर एग्जांपल के यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है, यहाँ से यूरिन आगे पास नहीं होगा तो डायलिटेशन पीछे वाले हिस्से की हो जाती है ना। आगे वाला हिस्सा कंस्ट्रिक्टेड रहेगा, नॉर्मल बेशक होगा या तंग हो जाएगा, और पीछे वाला डायलेट कर जाएगा। अच्छा, अब यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की भी तीन टाइप्स हैं, इसको भी क्लिनिकली देख लेते होते हैं। पेशेंट को जो है वो हमने हिस्ट्री की बेसिस पे रूल आउट करना होता है कि स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस क्या है, अर्जेंसी क्या है, ओवरफ्लो क्या है। स्ट्रेस का मतलब ये होता है कि हमारे पेशेंट का जो ब्लैडर आउटलेट है वो इनकॉम्पिटेंट है, वो प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट करके क्लोज नहीं कर रहा। इसकी वजह से ये है कि उसका यूरिन लीक हो जाता है, और उसमें वजह पीछे किसी पैथोलॉजी ये हो सकती है कि या तो उसका इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर रेज होगा, पेशेंट कफिंग करेगा, आप पूछते हो खांसी करने के साथ ही आपका यूरिन लीक हो जाता है, कोई हैवी सामान उठाएगा उसका लीक हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर ऐसे पेशेंट के अंदर ब्लैडर का स्ट्रेस टेस्ट किया जाता है उसकी वजह से। या फिर अच्छा, फीमेल पेशेंट के अंदर प्रेगनेंसी के अंदर भी स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस आती है, उसकी ग्रेविड यूट्रस का प्रेशर आता है ब्लैडर के ऊपर, उस वजह से होगी। ओबीस पेशेंट्स में होगी, विजाइनल डिलीवरी अगर पेशेंट की हुई है तो उसमें कुछ दिन तक उसको स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस रह सकता है, और प्रोस्टेट सर्जरी के अंदर। तो ऐसे पेशेंट में हम ट्रीटमेंट क्या करते होते हैं, पेल्विक फ्लोर के मसल की उसकी स्ट्रेंथनिंग करने के लिए उसको कीगल्स एक्सरसाइजेस कहा जाता है। कुछ कीगल एक्सरसाइजेस होती हैं जो कि फ्लोर की स्ट्रेंथनिंग करती हैं। सेकंड, पेशेंट को कहते हैं कि आप पीछे का फैक्टर को खत्म कर दें। प्रेगनेंसी है तो उनकी प्रेगनेंसी एंड होने के बाद कुछ अर्सा अगर वो कीगल एक्सरसाइजेस भी करेंगी तो ये मसला ठीक हो जाएगा। ओबीस पेशेंट है उसको कहेंगे वेट रिड्यूस कर ले, ठीक है। तो कॉन्स्टिपेशन है अगर पेशेंट को तो वो रिलीव करवाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है। फिर आती है अर्जेंसी इनकॉन्टिनेंस। इसमें क्या होगा, इसमें आपको पेशेंट ये बताएगा कि मैं अचानक से मेरा यूरिन खुद ही लीक हो जाता है, मुझे कोई सिग्नल भी नहीं आता, पीछे खड़े खड़े मेरे कपड़े गीले हो गए, थोड़ा सा यूरिन लीक हुआ, और साथ ही मुझे ना बहुत ज्यादा अर्ज आती है कि अब भाग के जाके यूरिन करूं। एक तो ये कंडीशन है ना कि उसको पता नहीं चला उसके कपड़े गीले हो गए, नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रही, मैं कह रही हूँ कि पेशेंट आपको बोलेगा कि सडन यूरिन लीक हुआ है मेरा, ठीक है, और उसके साथ ही मुझे अर्ज आई है कि अब तुम्हें जल्दी से वॉशरूम जाना है, अर्जेंसी आ गई है कि जाके अब बाकी का ब्लैडर वॉलेंटरीली मैंने अवॉइड करना है। ये यूजुअली होता है कि जब आपका डेट्रूसल मसल जो कि ब्लैडर के अंदर एक मसल प्रेजेंट होता है डेट्रूसल, वो ओवर एक्टिव हो जाए, उसकी ओवर एक्टिविटी की वजह से ये कंडीशन होती है। और ये यूटीआई के अंदर होता है। यूटीआई के अंदर आपका डेट्रूसल मसल ये इरिटेट हुआ होता है मसल, तो ये पेशेंट को अर्जेंसी इनकॉन्टिनेंस उसमें हो सकती है, टेम्पोरेरी कंडीशन है। इसमें भी अगेन पेशेंट कीगल एक्सरसाइजेस करेगा, ब्लैडर की ट्रेनिंग होगी उसकी थोड़ी सी। और इसके अलावा अगर ड्रग्स में दें तो आप एंटी मस्करेनिक रिसेप्टर्स के लिए आप उसको दे सकते हैं। फिर आती है ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस। इसमें क्या होता है कि पेशेंट एम्प्टी नहीं कर पाता ठीक से, उसको वॉशरूम से आने के बाद भी अर्ज रहती है कि अभी भी मैंने कंप्लीट यूरिन नहीं किया, मुझे अभी और भी यूरिन करना था, ठीक है। पहले उसको लीकिंग जरूर होगी इसके अंदर, लेकिन पेशेंट को ये जरूर रहेगा कि अभी मैंने प्रॉपर उसकी, जैसे कि आप कह सकते हैं उसकी तसल्ली नहीं हुई कि अभी मेरा यूरिन कंप्लीट नहीं किया, वो ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस है। पहले वो सडन लीकेज हो गई है, फिर उसको ये फीलिंग आएगी। और यूजली डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर होती है, या बीपीएच के पेशेंट के अंदर होती है। हम बीपीएच के पेशेंट को पूछते हैं कि अच्छा जोर लगा के यूरिन करना पड़ता है, आपको ऐसा लगता है कि अभी भी पीछे यूरिन रह गया, मैं कंप्लीटली नहीं कर पाया, ठीक है। फिर कॉर्ड इंजरी के पेशेंट के अंदर भी ब्लैडर इसी तरह से इफेक्टिव होता है। ऐसे पेशेंट के अंदर आपको कैथेटराइज करना पड़ता है पेशेंट को, या फिर उसकी ऑब्स्ट्रक्शन को रिलीव करते हैं, या तो उसकी सर्जरी करके प्रोस्टेट की वो लो भी निकाल देते हैं। और पहले से जो पहले चीज आती है वो मेडिकल मैनेजमेंट होती है, इसमें हम अल्फा ब्लॉकर यूजुअली टेम्सुलोसिन का कैप्सूल दे रहे होते हैं पेशेंट को।
ये होगी इसकी ब्लैडर की स्ट्रेस अर्ज और इसकी ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस, ये इसका डिफरेंस है। बाकी आगे एक्यूट सिस्टाइटिस का है, ब्लैडर इन्फेक्शन को कहते हैं, यूरिनरी ब्लैडर के इन्फेक्शन को, उसकी इन्फ्लेमेशन हो गई, पेशेंट जो है हमारे पास सुप्रा प्यूबिक पेन कहेगा, लोअर एब्डोमिनल पेन है, डिस्यूरिया है, यानी कि उसको पेनफुल बर्निंग मिक्चुरेशन है, यूरिन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो गई, अर्जेंसी है। इनको यूजुअली लट्स कहा जाता है। आपके जो लोअर यूरिनरी ट्रैक के सिम्टम्स हैं पेशेंट से हम पूछते हैं, और ये दो तीन तरह की होती हैं, स्टोरेज की होती हैं, वॉइडिंग की होती हैं, या फिर पोस्ट मिक्चुरेशन होती है। तो इसमें पेशेंट आपको डिस्यूरिया की, यूरिनरी फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी इसकी कंप्लेन कर रहा है, इसका मतलब है कि स्टोरेज लट्स हैं आपके ब्लैडर के अंदर, जो स्टोरेज का इशू आ रहा है। स्टोरेज जो है हमें पता है कि ब्लैडर नहीं करना है, तो अगर पेशेंट इस तरह की कंप्लेन देता है, डिस्यूरिया है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, नॉक्सूरिया हो रहा है, अर्जेंसी हो रही है, तो ये सारी स्टोरेज को शो करती है। स्टोरेज इज द फीचर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, तो पेशेंट को एक्यूट सिस्टाइटिस है। बाकी सिस्टेमिक साइंस भी हो सकते हैं पेशेंट को, लेकिन सिस्टेमिक साइंस यूरिनरी ब्लैडर के साथ ज्यादा एसोसिएटेड नहीं है। हमारे यूटीआई जो हमारा पीछे का इन्फेक्शन अगर हम कहते हैं, किडनी का या यूरेटरिक इन्फेक्शन है, उसके अंदर पेशेंट को फीवर विद राइगर्स एंड चिल्स आ सकते हैं। एक्यूट सिस्टाइटिस जो होता है ब्लैडर के इन्फेक्शन में, इतने ज्यादा ये कॉमन नहीं है। अब रिस्क फैक्टर्स क्या है, फीमेल सेक्स उसके अंदर क्या है कि शॉर्ट यूरेथ्रा होता है, तो असेंडिंग इन्फेक्शन जल्दी हो जाता है। सेक्सुअल इंटरकोर्स, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स से होते हैं। इनड्वेलिंग कैथेटर, कैथेटर आपको पता है कि हम पॉलिश पास करते हैं, दूसरे दिन से ही पेशेंट को इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है। हम लोग को ये पता है कि एक पॉलिश हमने 14 डेज रखनी है, लेकिन जो एक चैनल है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, वो सेकेंड डे ही स्टार्ट हो जाता है वहां से असेंड होना। फिर डायबिटिक पेशेंट के अंदर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होते हैं, ये इन्फेक्शन का रिस्क होता है। फिर इम ब्लैडर, इम्पेयर्ड ब्लैडर एम्पटिंग, अगर वो इम्पेयर नहीं हो रही, पीछे स्टेसिस हो रही है, तो तब भी इन्फेक्शन का रिस्क होगा। और कौन से ऑर्गेनिज्म है जो सिस्टाइटिस करते हैं, वो है सबसे ज्यादा कॉमन, ये एमसीक्यू में भी आता है कि मोस्ट कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर सिस्टाइटिस क्या है, वो इकोलाई है। फिर आता है स्टेफिलोकोकस सेप्रोफाइटिकस है, और ये यूजुअली कहते हैं एक्टिवली सेक्सुअली एक्टिव यंग वुमेन में होता है, लेकिन अगर आपसे फिर भी ओवरऑल पूछते हैं तो आपने इकोलाई को ही ऑप्ट करना है। फिर है क्लेप्सिला प्रोटियस मिराबिलिस, ठीक है। और अच्छा एक चीज उन्होंने लिखी है कि यूरिन के अंदर अमोनिया सेंट आती है, ये भी शायद एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, प्रोटियस की वजह से होती है। लैब टेस्ट में क्या होता है कि हम उसके लिकोसाइड एस्ट्रेस चेक करते हैं, नाइट्राइट्स जो हैं वो ऑर्गेनिज्म को चेक करने के लिए। बायोयूरिया देखते हैं, यूरिन कल्चर पे नेगेटिव होगा यूरिन के अंदर, लेकिन पस प्रेजेंट होगी, ये भी शो करता है सिस्टाइटिस को। और ट्रीटमेंट के अंदर जो है वो हम पेशेंट को जो है वो ट्राई मेथोट्रिम, सल्फामेथोक्साजोल साथ में देंगे, और नाइट्रोफिरेंटाइन देते हैं। ये सिस्टाइटिस के लिए है। अब है पाइलोनेफ्राइटिस, अगेन इट कैन बी एक्यूट एंड क्रॉनिक। इसमें क्या होता है कि न्यूट्रोफिल्स इन्फिल्ट्रेट करते हैं रीनल इंटरस्टिशियम के अंदर। पाइलोनेफ्राइटिस रीनल के आपके पैरेन्काइमा का इन्फेक्शन होता है, वहां के अंदर हमारे न्यूट्रोफिल्स इन्फिल्ट्रेशन हो जाती है, और ये मेनली कॉर्टेक्स को ज्यादा इफेक्ट कर रहे होते हैं, ग्लोमेरुलस और वेसल्स को इन्वॉल्व नहीं करते। इसी वजह से यहाँ पे कास्ट अपेयरेंस नहीं हो रही होती, क्योंकि ग्लोमेरुलस या ट्यूब्यूल्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती पाइलोनेफ्राइटिस के अंदर, ये सिर्फ रीनल पैरेन्काइमा को मेनली इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो पेशेंट को जो है फीवर भी होगा, फ्लैंक पेन भी होगी, नोजिया वॉमिटिंग चिल्स इस तरह की होगी। असेंडिंग यूटीआई की वजह से यूजुअली होता है कि नॉर्मल पेशेंट को यूटीआई हुआ, वो अनसेटल्ड हुआ, तो उसने ऊपर की तरफ जाके किडनी को भी इन्वॉल्व कर लिया। अब यूटीआई का पढ़ा है कि हमने मेन कॉज इकोलाई होता है। अच्छा, इसके अलावा ब्लड सप्लाई से भी किडनी तक इन्फेक्शन चला जाता है। तो हमारे पास हम जब टेस्ट करवाते हैं तो WBC यूरिन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, या बहुत ज्यादा स्वेट केसेस में WBC की कास्ट आ सकती हैं, वरना मोस्टली सिर्फ इसमें होता है कि हमारे पास सेल्स ज्यादा आ रहे होते हैं यूरिन के अंदर। रिस्क फैक्टर है एक्यूट पाइलो के क्या है, इंडवेलिंग कैथेटर्स, आपने ज्यादा देर तक कोई पॉलिश कैथेटर रखी है, यूरिनरी ट्रैक की ऑब्स्ट्रक्शन आई, जब ऑब्स्ट्रक्शन आएगी तो पीछे स्टेसिस की वजह से क्रिस्टलाइजेशन भी होगी, स्टोन्स भी बन सकते हैं, और इन्फेक्शन भी हो सकता है। फिर एक चीज है VUR, विजाइको यूरिटेरल रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स वैसे मैंने आपको बताया कि हमारा जो यूरिटर ब्लैडर के अंदर ओपन होता है, तो उसका इंट्राम्यूरल पोर्शन पोर्शन है वो ब्लैडर ने कंप्रेस किया होता है, तो यूरिन वापस नहीं जा सकता। लेकिन किसी भी पैथोलॉजी की वजह से अगर यूरिन वापस जाता है, ये रिफ्लक्स होती है, तो पीछे जाके वो इन्फेक्शन भी कर सकता है और हाइड्रोनेफ्रोसिस भी कर सकता है। फिर है डायबिटीज मेलाइटिस, प्रेगनेंसी इसके अंदर भी होता है। अच्छा, इसमें भी रीजन भी उन्होंने बताया कि प्रोजेस्टेरॉन मीडिएटेड डिक्रीज इन यूरेटर टोन, उसकी टोन डिक्रीज होगी तो यूरिन का जो है वो
बैक फ्लो भी जा सकता है, और अगर ग्रेविड यूट्रस भी कंप्रेस करेगा तो आउटर ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से पीछे स्टेसिस होगी और इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाएगा। कॉम्प्लिकेशन में क्या होता है कि एक्यूट है और क्रॉनिक में कन्वर्ट हो सकता है, रीनल पेपिला की नेक्रोसिस हो सकती है, पेरिनेफ्रिक एब्सेस बन सकती है इसके अंदर, यूरोसेप्सिस में भी जा सकता है पेशेंट। एंटीबायोटिक से आपने सिंपल ट्रीटमेंट देना होता है। लेकिन अगर पेशेंट को क्रॉनिक पाइलो हो गई है, रिकरेंट एक्यूट के इन्फेक्शन होते रहे या फिर वो अनट्रीटेड रह गया, तो इसमें पेशेंट को जो है वो क्रॉनिक हो जाएगा। और इसमें इन्होंने बताया है कि सच एज VUR रिफ्लेक्स और क्रॉनिकली ऑब्स्ट्रक्टिंग किडनी स्टोन्स बनने के रिस्क होता है। और एसिमेट्रिक कॉर्टिकोमेडुलरी स्कारिंग होगी, ब्लंटेड कैलिसेस में होगा कि सारा का सारा पीछे किडनी आपका डैमेज होगा। क्रॉनिक ये तब होगा ना जब ये 6 वीक्स को क्रॉस कर जाएगा और स्कारिंग होने शुरू हो जाएगी पीछे। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट MCQ आता है कि इसके ट्यूब्यूल्स के अंदर इओसिनोफिलिक कास्ट प्रेजेंट होती हैं, जो कि थायराइड टिश्यू को रिप्रेजेंट करती है। थायराइडाइजेशन ऑफ किडनी इसको कहते हैं, ठीक है। वो कोलाइड की अपीयरेंस दे रही होती है। अच्छा जी, यहाँ तक के लिए हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमने एक्यूट क्रॉनिक किडनी इंजरी, इसमें थोड़ा सा एजोटीमिया और यूरीमिया का फर्क हमने पढ़ना है। एजोटीमिया और यूरीमिया का मैं थोड़ा सा डिफरेंस अभी आपको बता दूं, कल हम इसको दोबारा से करेंगे। एजोटीमिया जो होता है उसमें होता है कि अभी हमें क्लिनिकली नहीं पता, हमें मतलब सिर्फ आइडिया हो गया कि पेशेंट को जो है वो किडनी का इशू है, लेकिन पेशेंट के अंदर अभी उसके सिम्टम्स नहीं आए। जैसे कि पेशेंट का ब्लड यूरिया नाइट्रोजन भी ज्यादा होगा, उसकी क्रेटिनिन भी ज्यादा होगी, ठीक है। तो उसकी वजह से उसका अंदर मतलब इसका मतलब ये कि उसका GFR भी कम है। और ये हमें ये शो कर रहा होता है कि पीछे उसका कोई ना कोई पैथोलॉजी पड़ी है। लेकिन यूरीमिया हम इसको तब कहते हैं जब पेशेंट को सिग्निफिकेंटली कोई चेंजेस आने लग जाती हैं, उसकी बाकी सिस्टम भी डिस्टर्ब होने लग जाते हैं, जैसे कि उसकी यूरिमिक गैस्ट्रोएंटेराइटिस भी हो रहा है, उसका एंडोक्राइन सिस्टम की भी इफेक्ट हो रहा है, इसकी वजह से मेटाबॉलिक कोई एबनॉर्मेलिटी आने लग गई है, पेशेंट को पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो गई है, या फिर उसके CVS के अंदर फाइब्रिनस प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, पेरिकार्डाइटिस हो गई है पेशेंट को। जब ये सारी सिस्टमिक इसकी इश्यूज आने लग जाएंगे तब हम इसको यूरीमिया कहते हैं। अब एजोटीमिया और यूरीमिया एक जस्ट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये किसी डिजीज का नाम नहीं है, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट है। एजोटीमिया वो है कि वो सिर्फ लैब्स के लेवल तक है पेशेंट के अंदर पैथोलॉजी, और यूरीमिया ये कि अब पेशेंट को उसकी सिस्टेमिक मैनिफेस्टेशन आनी शुरू हो गई हैं, कंप्लेंट्स आना शुरू हो गई हैं। तो ये इसका फर्क है। तो एक्यूट किडनी इंजरी क्या है, क्रॉनिक क्या है, दोनों में क्या फर्क है, इसको हम नेक्स्ट में कवर करेंगे। और इसके साथ इंशाल्लाह ताला हमने डायूरेटिक्स को कवर करना है। आपको इन चीजों का अच्छे से कॉन्सेप्ट पता हो, आप एक एक लफ्ज को नहीं सिर्फ क्रैम कर सकेंगे इसके अंदर, आपको सिर्फ फर्क पता होना चाहिए, ठीक है। ये कुछ रीनल वेस्कुलर डिजीज है, उसके रीनल के ट्यूमर्स हैं, दो हमने अच्छे से करने हैं। और ये डायूरेटिक्स ये भी ज्यादा जरूरी है, इनमें से 2-3 MCQ तो वो आपसे जरूर पूछेंगे। तो अगर आपने नेफ्रॉन की फिजियोलॉजी अच्छे से पढ़ी है तो इनको तो करना आपके लिए कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। तो कल इंशाल्लाह ताला इसको हम कवर करते हैं। अभी मैं आपको थोड़ी देर तक रीनल फिजियोलॉजी का मॉक टेस्ट भेजूंगी। आप लोगों का अगर तो रीनल फिजियोलॉजी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो, जब भी हो आप उसको ऑप्ट कर लें, ठीक है। फिर हम लोग परसों जब सारे टेस्ट को इकट्ठा मिला के फिर इसकी डिस्कशन कर लेंगे, साथ में हमने AA के MCQ इसको भी डिस्कस करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच। दैट्स ऑल फॉर नाउ। ओके, अल्लाह हाफिज।